वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 061। अध्याय 61। यह शोर था। जब एडन ने अपनी आंखें खोली तब भी उसके कमरे में अंधेरा था, उसका फोन मेज पर था और बज रहा था और यही कारण था कि वह अचानक जाग गया था। यह अभी भी सुबह जल्दी है, उसने सोचा। खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, सूरज अभी नहीं निकला था और ऐसा लग रहा था कि सुबह के करीब 4 या 5 बजे होंगे। उसने सोचा कि कहीं उसने गलत अलार्म तो नहीं लगा दिया। अपने फोन को चार्जिंग केबल से अनप्लग करने के लिए लड़खड़ाते हुए उसने देखा कि यह उसका अलार्म नहीं बल्कि मिस्ड कॉल थी। 6 मिस्ड कॉल थी और ये सभी वेट की थी। सुबह के अभी भी 5:04 बजे हैं। अचानक क्या हुआ? क्या वह ठीक है? यह सोचकर उसने उसे बुलाया। किसी कारण से उसके मन में एक अशुभ भाव था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मिस्ड कॉल ने उन्हें थोड़ा सा शंकित कर दिया था। कुछ समय से उसके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए वह उम्मीद कर रहा था कि कुछ और समय तक ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब किसी को लगने लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक उसी क्षण कुछ बुरा हो जाएगा। नमस्ते वेड, मैंने आपकी मिस्ड कॉल देखी, उन्होंने फोन उठाने के बाद कहा। दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज आई, उसमें एक चिंताजनक भाव था। एडन, मैं आपके अपार्टमेंट में आ रहा हूँ, हमें बात करने की जरूरत है। क्या हुआ? मुझे ग्रेनाइट फिल्म्स से एक ईमेल मिला है, यह ऑडिशन के बारे में था। उन्होंने कहा कि आपको काय का रोल नहीं मिला। उन्होंने दूसरी मुलाकात के बाद टायलर रीड नाम के किसी लड़के को देने का फैसला किया। देखते ही देखते उसकी नींद उड़ गई। एक पल के लिए वेड ने जो कुछ कहा था उस पर अमल करने में भी सक्षम नहीं थे। टायलर रीड, काय, भूमिका, उसके मन में ये शब्द गूंज रहे थे। क्या उन्होंने पुष्टि नहीं की कि मुझे भूमिका मिली है? हाँ, FCK, मेरे पास अभी भी वही ईमेल है जो उन्होंने पहले भेजा था। वे कह रहे हैं कि यह गलती से भेजा गया था, कुछ इंटर्न ने गलती की, मैं इसे कुल बकवास कहता हूँ। वेड ने फोन पर शाप दिया। एडन के दिमाग में कल रात पार्टी की तस्वीरें अचानक से चलने लगी। टायलर के साथ उनकी मुलाकात, उन्होंने एक अच्छा प्रभाव डाला और यहाँ तक उन्हें भूमिका मिलने पर बधाई भी दी। आप हॉलीवुड में कभी नहीं जानते, यहाँ हर तरह के टेढ़े मेढ़े लोग हैं। उम्र के शब्द उसके दिमाग में कौंध गए। ऐसा लग रहा था कि बाद वाला सही था, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था। फिर भी यह पता लगाना आसान था कि टायलर रीड ने भूमिका को वापस पाने के लिए कुछ किया था। एडन इसके बारे में निश्चित था। दो मुंह वाला हरामी, फोन से वेड के शब्द निकलते ही एडन के मन में भौहें तन गई। आप वहां हैं? मैं आपके अपार्टमेंट में आ रहा हूं, चलो इसके बारे में वहां और बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद फोन कॉल समाप्त हो गया और एडन के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। उसका गला सूख गया और वह सोचने लगा कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। तारांकन तारांकन तारांकन, तो आप उनसे पार्टी में मिले थे? क्या आपको यकीन है कि सब कुछ सामान्य हो गया है? वेड ने अपने अपार्टमेंट में खड़े होकर पूछा। एडन ने कल रात पार्टी में हुई घटनाओं के बारे में उन्हें बताना समाप्त ही किया था। वह टायलर से कैसे मिले थे और उन्होंने किस बारे में बात की थी। उसने वेड को सब कुछ बताया, लेकिन बाद वाला यह सुनकर भौचक्का रह गया। हाँ, यह बहुत सामान्य था। मैंने बहुत कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं सावधान हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह भूमिका के लिए खारिज किए जाने से खुश नहीं थे। मैंने सोचा कि यह बिल्कुल स्वाभाविक था और उनका रवैया हमेशा सौहार्दपूर्ण था। हर अभिनेता अस्वीकृति से गुजरता है, इसलिए उद्योग में वे इसके अभ्यस्त हैं। ऐसी कई भूमिकाएं थी जिनके लिए किसी ने ऑडिशन दिया था और ऐसे कई कारण थे जिनसे किसी को उनके लिए अस्वीकार कर दिया गया था। केवल शीर्ष अभिनेताओं को ही अपनी पटकथा चुनने का अधिकार मिलता है। इसलिए जब टायलर ने निराश महसूस किया था, एडन को यकीन था कि यह सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, क्योंकि वह भी उन्हें अतीत में था। हम अब क्या कर सकते हैं? एडन ने पूछा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे यहाँ बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी थोड़ी उम्मीद है। अगर मैं ईमानदार हो रहा हूँ तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में बात करने के लिए ग्रेनाइट फिल्म्स पर जाएं, लेकिन वे इस तथ्य पर टिके रहेंगे कि यह एक गलती थी। ज्यादा से ज्यादा वे आपको कोई और रोल देंगे। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है कि प्रभावशाली व्यक्ति ने बिना किसी समर्थन के किसी की भूमिका छीन ली है। वेड की भौहें तन गईं। ऐसा महसूस हो रहा था कि टायलर के चेहरे पर खून से सना हुआ घुसा मार दिया जाए। यह पहली बार नहीं था जब उनके किसी अभिनेता ने ऐसा कुछ अनुभव किया हो। हॉलीवुड में यह बहुत सामान्य था, लेकिन वह हर बार बहुत निराश महसूस करता था, खासतौर पर यह जानते हुए कि उन्होंने भूमिका के लिए कितनी मेहनत की है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? एडन ने सोचा, सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। स्पष्ट उत्तर था जाने देना और अधिक ऑडिशन करने की कोशिश करना और बस आशा करना कि एक दिन वह टायलर से ऊपर होगा, किसी समर्थन के कारण नहीं बल्कि अपनी ताकत के कारण। लेकिन वह अभी भी खाली महसूस कर रहा था। आपको इसे शीर्ष पर लाने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे। कम से कम उनसे लड़ने की कोशिश करो। कुछ शब्द अचानक उसके दिमाग में कौंध गए, शब्द जो उसने बहुत पहले सुने थे, वे शब्द जो वह अभी तक नहीं भूले थे। मैं एक दोमुए बदमाश को इस तरह अपने ऊपर से चलने नहीं दे सकता। उसने सोचा। अपना फोन निकाल लिया। उसके मस्तिष्क ने तेज गति से काम किया क्योंकि उसने टायलर को जगह देने का एक तरीका सोचा।
उसके खिलाफ बहुत सी चीजें नहीं थी जो वह कर सकता था। उसके पास सब कुछ है, प्रभाव, पैसा, शक्ति, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से बहुत सारे रहस्य हैं। कोई भी दो मुंह वाला व्यक्ति करता है, खासकर हॉलीवुड में। उसे बस उन रहस्यों पर तेजी से अपना हाथ जमाने का तरीका खोजने की जरूरत थी, कुछ भी जो उसकी मदद कर सकता है। हालांकि यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। एडन को जो कुछ भी मिलता था उस पर दांव लगाना पड़ता था। ऐसा सोचते हुए उसे लगा कि केवल एक ही व्यक्ति है जो उसकी मदद कर सकता है। तारांकन तारांकन तारांकन। बड़े पर्दे पर लंबी घास में छुपकर एक लबादा पहने हुए आकृति दुश्मनों को नीचे गिरा रही थी। यह सब तीव्र गति से हो रहा था क्योंकि अंकल सैम अपने रिकॉर्ड कॉम्बो को तोड़ने के करीब पहुंच गए थे। आच्छादित हत्यारे पूरी रात जागते रहने के लायक थे। क्लोक्ड हत्यारे एक बड़े गेमिंग स्टूडियो द्वारा विकसित सर्वश्रेष्ठ एकल खिलाड़ी गेम अनुभवों में से एक है। यह भी अंकल सैम के पसंदीदा खेलों में से एक था। अंकल सैम ने खेल को विराम देते हुए बुदबुदाया और छोटे फ्रिज से सोफे के बाईं ओर बियर की एक कैन ले ली। वह सप्ताह में एक बार खेल की रात बिता रहा था, अपने पुराने खेल संग्रह के साथ खेल रहा था। उसी वक्त अचानक उनके फोन की घंटी बजी। सोच रहा था कि इतनी सुबह उसे कौन बुला रहा है। उसने फोन उठाया और देखा कि यह उसका भतीजा था। सब कुछ ठीक होने की उम्मीद में उसने फोन उठाया। एडन, क्या हुआ? क्या आप जेल में हैं? उसके अजीबोगरीब सवाल ने एडन को विचलित कर दिया और उसे जवाब देने में 1 सेकंड का समय लगा। नहीं, मैं जेल में या उसके आसपास कहीं भी नहीं हूँ। तो फिर तुम मुझे इतनी सुबह क्यों बुला रहे हो? मेरी याद में केवल एक बार मुझे इतनी जल्दी फोन आया क्योंकि कोई जेल में था या मेरी पत्नी गर्भवती थी। यह कहते हुए अंकल सैम खिलखिला उठे। चाहे कोई भी समय हो, उनका हमेशा अपना विशिष्ट हास्यबोध था कि उन्हें परवाह नहीं थी कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। दूसरी ओर कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। एडन जल्दी से मुद्दे पर आ गया। अंकल, मुझे कुछ मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? मुझे जानकारी चाहिए टेरी रीड नाम के लड़के के बारे में। वह हैरिस ओवंस का गॉडसन है, आपने उसके बारे में सुना होगा। अंकल सैम ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें चौड़ी की और गंभीर हो गए। ऐसा लगता है जैसे उनका भतीजा किसी प्रकार की बड़ी मुसीबत में था। मैंने हैरिस ओवंस से मुलाकात की है। वह अपने दिक के साथ सोचता है, लेकिन हॉलीवुड में इसे इतना बड़ा बनाने के लिए बहुत भाग्यशाली है। उसके गॉडसन के विषय में मैंने इधर उधर की बातें सुनी, ज्यादा कुछ नहीं। क्या हुआ था उसके और तुम्हारे बीच? यह ग्रेनाइट फिल्म स्टूडियो द्वारा फिल्म में मेरी भूमिका से संबंधित है। मुझे आशा है कि आप इस टॉयलर लड़के के बारे में कुछ दिलचस्प खोज सकते हैं। अंकल सैम ने यह सुनकर अपनी थोड़ी रगड़ी। ग्रेनाइट फिल्म्स, यह एक नया स्टूडियो है या कुछ और? मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है। यह एक नया स्टूडियो है, एडन ने सिर हिलाया। हम, अंकल सैम ने भौहें चढ़ाई। मैंने हॉलीवुड को बहुत पहले छोड़ दिया है और इतनी जल्दी इसमें वापस नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह से किसी को जान पाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मैं आपकी मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो किस तरह की जानकारी? दिलचस्प सामान, कुछ भी जिसे एक बड़ा घोटाला माना जा सकता है। मैं सिर्फ यह नहीं जानना चाहता कि वह किसके साथ सो रहा है, लेकिन कुछ और भी। एडन, तुम्हें पता है कि मैं पापराजी नहीं हूँ, है ना? वैसे भी भले ही किसी के पास इस तरह की जानकारी हो, वह बूढ़ा ओवंस इसे सार्वजनिक नहीं होने देगा। वह अपने अधीन लोगों की बहुत परवाह करता है। फोन पर विराम लग गया क्योंकि एडन ने कुछ सोचा। वह कुछ सेकंड के बाद बोला, मुझे कुछ भी सार्वजनिक नहीं मिलेगा। मैं ऐसा किए बिना काम कर सकता हूँ। फिर से, मैं एक पैप नहीं हूँ, आप उन्हें जानते हैं। एडन ने अंकल सैम को बीच में ही टोका क्योंकि सैम चुप हो गए थे। यह सच था कि वह बहुत से लोगों को जानता था, लेकिन कुछ ही इतने कम समय में उसकी मदद कर पाते थे। एडन, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। मैं कुछ ढूंढ सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मुझे बहुत से लोगों को डायल करने की आवश्यकता होगी। किसी भी मदद की सराहना की जाती है, चाचा, एडन ने कहा। उनकी आवाज में कृतज्ञता का भाव है जो अंकल सैम ने स्पष्ट रूप से महसूस किया। कहने से पहले उसने आह भरी। ठीक, भले ही मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि क्या हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि सब कुछ खत्म होने के बाद क्या हो रहा है। और याद रखें, आप अपने करियर में इतनी जल्दी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब नहीं हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके बाद अंकल सैम ने फोन काट दिया। ऐसा लगता है जैसे उनके खेल की रात अब खत्म हो गई है। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 062। मुझे आपसे इतनी जल्दी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। उमर ने आइडेन के सामने बैठकर कहा। मिले हुए 3 दिन हो गए थे और तब से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन अचानक बाद वाले ने उसे कैफे में बुलाया। उमर के आने का एकमात्र कारण यह था कि आइडेन ने कहा था कि उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ दिलचस्प है। क्या आप व्यस्त थे? ठीक है, यह अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उत्सुक हूँ कि आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। तुमने मुझे सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं बुलाया, है ना? नहीं, यह विशुद्ध रूप से काम के लिए है। यह कहते हुए आइडेन मुस्कुराया। आपने टॉयलर रीड को ब्लैक सेंस में काय की भूमिका के बारे में सुना है?
उमर ने सिर हिलाया। फिल्म में एक निवेशक के रूप में उन्हें इसके बारे में पता था। वह थोड़ा हैरान था जब अचानक टॉयलर को काय की भूमिका सौंपी गई, लेकिन वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ था। इसलिए एडन क्या कहने जा रहा था, इस पर एक जंगली अनुमान लेने के बाद उसने कहा, मुझे खेद है कि मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे निवेश इतने बड़े नहीं हैं कि मुझे कास्टिंग निर्णयों को बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति दे सके, खासकर अगर यह टॉयलर के बारे में है। अधिक से अधिक मैं आपको बता सकता था कि आपको वास्तव में क्यों बदला गया था। क्यों? एडन ने जवाब जानने के बावजूद पूछा। क्योंकि आप हैरिस ओवेंस गोडसन नहीं हैं, इतना सरल है। एडन ने यह सुनकर सिर हिलाया। वह अच्छी तरह से जानता था और उसे इस बात का अंदाजा भी था कि यह कैसे हो सकता है। टॉयलर को अपनी अस्वीकृति के बारे में बुरा लग रहा था और हैरिस को उसके लिए भूमिका पाने के लिए बुला रहा था, क्योंकि वास्तव में जो मिला वह सिर्फ एक अज्ञात अभिनेता था जिसकी कोई एजेंसी नहीं थी। हैरिस के कनेक्शन के साथ यह मुश्किल काम नहीं होगा जब भूमिका इतनी बड़ी भी नहीं थी। मुझे वह सब पता है उमर, मैंने आपको मुझे मेरी भूमिका वापस दिलाने का अनुरोध करने के लिए कॉल नहीं किया था। भले ही एडन ने उन्हें इसके लिए बुलाया हो, लेकिन उमर के पास उनके लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। वे केवल एक बार मिले थे और दोस्ती करने के लिए एक दूसरे को पर्याप्त नहीं जानते थे। फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं चाहता था कि आप इसे देखें। एडन ने अपना फोन उमर को देते हुए कहा। उस पर एक फोल्डर खुला हुआ था जिसमें कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरों को देखने से पहले उमर ने कुछ संदेह के साथ फोन लिया। प्रत्येक तस्वीर के साथ एक शॉकवेव उसके मस्तिष्क से गुजरी और उसे बोलने में भी कठिनाई हुई। ये है, क्या वे दिलचस्प नहीं है? एडन ने पूछा और पूछने से पहले उमर ने सिर हिलाया। क्या वे सच हैं? अगर वे नकली हैं, तो यह अच्छा मजाक नहीं है। वो नहीं है। जाहिरा तौर पर एक पपराजी को पता चला कि टॉयलर अपने गॉडफादर और बाद की नई प्रेमिका से मिल रहा था, इसलिए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि हैरिस ओवेंस अभी भी 60 के दशक में एक प्लेबॉय हैं। उसके और उसकी नई गर्लफ्रेंड के बीच उम्र का फासला बढ़ता जा रहा है। एडन के जारी रहने पर उमर ने सिर हिलाया। जाहिरा तौर पर पपराजी ने सोचा था कि वह एक आकर्षक लेख लिखेंगे। उन्हें पता चला कि हैरिस से मिलने से पहले टॉयलर एक आदमी से मिले और उसे ड्रग्स खरीदते हुए देखा। उनके हाथ में ड्रग्स के साथ उनकी तस्वीर उतनी ही सटीक है जितनी मिल सकती है। एडन ने फोन में एक तस्वीर की ओर इशारा किया। यह एक ऐसे व्यक्ति का था जिसके पूरे शरीर पर टैटू थे और वह किसी पदार्थ के साथ एक पैकेट पकड़े हुए था और उसे टॉयलर को दे रहा था। उनकी कार में दवा सूंघते हुए बाद की एक और तस्वीर थी। यह अविश्वसनीय है। उमर बुदबुदाया और आइडेन सहमत हुए बिना नहीं रह सका। टॉयलर का ड्रग्स लेना अविश्वसनीय हिस्सा नहीं था, लेकिन यह तथ्य था कि बाद वाला इतना लापरवाह था। हॉलीवुड का अच्छा लड़का ड्रग्स के साथ मिला, यह वही एक बड़ी हेडलाइन है। चूंकि टॉयलर उस दिन हैरिस से मिलने जा रहा था, अगर यह लीक हुआ तो उसका नाम भी इसमें आ सकता है। एडन ने जोड़ने से पहले कहा, एक और बात, जिस आदमी ने उसे दवा बेची उसका खुद का काफी आपराधिक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों का एक दूसरे से जुड़ा होना टॉयलर द्वारा ड्रग्स खरीदते पकड़े जाने से कहीं अधिक बुरा है। यह अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ और आपने इसे कैसे प्राप्त किया? उमर ने दूसरे प्रश्न के बारे में अधिक उत्सुकता महसूस करते हुए पूछा। एडन एक प्रमुख हॉलीवुड परिवार से नहीं था जिसे वह जानता था। वास्तव में वह इस देश का था ही नहीं, तो उसे यह जानकारी कैसे हो गई? यह वाकई चौंकाने वाला था। प्रकाशक जो इन तस्वीरों पर अपना हाथ रखता है, जाहिर तौर पर हैरिस ओवेंस और टॉयलर के साथ एक बैकएंड डील करने जा रहा था। बाद में थोड़ा और प्रसिद्ध हो गया। वे एक बार में ढेर सारा पैसा कमाने के लिए वेटिंग गेम खेल रहे थे। मेरे दूसरे प्रश्न के बारे में क्या? एडन ने उस पर अपना सिर हिला दिया। वह वास्तव में यहाँ अंकल सैम के नाम का उल्लेख नहीं कर सका। उनके लिए गुप्त रहना बेहतर था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे अपने तरीके हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता। यह कुछ नहीं कहने जैसा है, उमर ने कहा, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। जब एडन ने उन्हें यहाँ बुलाया था तो उन्हें संदेह हुआ था, लेकिन ये तस्वीरें वास्तव में बहुत दिलचस्प थी। अगर सही तरीके से किया गया तो इस साल यह आसानी से एक बड़ा घोटाला बन सकता है। उसे देखकर हंसी भी आने लगी। वह हमेशा सोचता था कि टॉयलर सिर्फ एक अच्छा लड़का होने का नाटक कर रहा है और यह सच निकला। यह आदमी बहुत दिलचस्प है, उमर ने आइडेन को देखते हुए सोचा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी भूमिका छीनने के बाद टॉयलर पर इस तरह से कुछ खो देंगे। आमतौर पर लोग आगे बढ़ने से पहले निराश महसूस करेंगे। तो आप क्या करना चाहते हो? इन्हें इंटरनेट पर अपलोड करें। इस सवाल पर एडन ने अपना सिर हिला दिया। उनका टॉयलर की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था, खासकर अगर इसका मतलब हैरिस को दुश्मन बनाना था। वह बस एक चीज चाहता था, मैं अपनी भूमिका वापस चाहता हूँ। बस कि ग्रेनाइट फिल्में बहुत सावधान है कि वे खुद को किसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, वे निश्चित रूप से टॉयलर को नहीं चाहते हैं जब वह ऐसा है, लेकिन यह बाहर नहीं है कि वह ड्रग्स में है या बड़े अपराधियों के साथ जुड़ रहा है। उमर ने कहा, सोच रहा था कि एडन क्या जवाब देगा। यह बाहर नहीं है अभी तक। क्या आप इसे पसंद करेंगे? यदि ब्लैक सैंड्स की शूटिंग चल रही हो तो यह लेख निकल जाए, या रिलीज के बाद सोचिए कि इसका फिल्म पर क्या असर पड़ेगा।
एडन यहाँ केवल एक खोखली धमकी दे रहा था, लेकिन जैसा कि उमर को यकीन नहीं हो रहा था, यह वास्तव में एक गंभीर समस्या थी जिस पर उन्हें पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि टॉयलर को वह सब कुछ नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। ऐसा सोचते हुए उमर ने सिर हिलाया और बस मुस्कुरा दिया। मैं वह करूंगा जो मैं कर सकता हूं, लेकिन इन तस्वीरों के साथ मुझे नहीं लगता कि इस भूमिका के लिए टॉयलर पर विचार किया जाएगा। मैंने जो सुना है उसका ऑडिशन पहली बार में खराब था। यह ताबूत में आखिरी कील है, जिसका मतलब है कि भूमिका आपकी जितनी अच्छी है। जब तक मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक मैं यह नहीं कहूंगा। मैं इसे एक बार पहले ही छीन चुका हूँ। इस पर उमर बस मुस्कुरा दिए। ऐसा लगता है कि एडन के साथ एक यादृच्छिक मुलाकात उसके लिए कुछ अच्छी साबित हुई थी। तारांकन तारांकन तारांकन। अचानक क्या हुआ? टेबल पर अपनी मुट्ठी पटकते ही टॉयलर चिल्लाया, अपने सामने बैठे अपने एजेंट को घूरते हुए। उसे लगा कि वह हर एक अपशब्द की कसम खा रहा है जिसे वह जानता था। मैं ठीक से नहीं जानता, ग्रेनाइट फिल्म कहा जाता है। वे आपको फिल्म में नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो। वे अपने मामले में काफी दृढ़ हैं और वे मूल अभिनेता के पास वापस जा रहे हैं जिन्हें आपसे पहले भूमिका मिली थी। लेकिन क्यों? कोई स्पष्टीकरण नहीं था। उसका एजेंट वापस चिल्लाया। वह टॉयलर के रवैये से काफी बीमार थे। हालांकि बाद वाले ने सार्वजनिक रूप से सामान्य व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने हमेशा निजी तौर पर अपना असली चेहरा दिखाया। अपने एजेंट को उन अधिकांश चीजों के लिए दोषी ठहराया जो उनके करियर में गलत हो रही थी। मैं बस इतना जानता हूं कि यह काफी गंभीर है कि उन्होंने आपको तुरंत परियोजना से हटा दिया। जाओ इंटरनेट चेक करो। वे आज कलाकारों की घोषणा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इसे रोक दिया। इस पर टॉयलर थोड़ा शांत हुए और पूछा, अंकल को बुलाओ। मैंने किया, वह व्यस्त है। उनके सहायक ने कहा कि उन्होंने कोशिश की लेकिन वह मदद नहीं कर सके। उसने तुमसे कहा था कि जाने दो और कोई और प्रोजेक्ट ढूंढो। उनके एजेंट ने आह भरी। वर्तमान में बाजार में कई बेहतरीन परियोजनाएं हैं। मुझे लगता है कि हमें उनमें से किसी एक को चुनना चाहिए। टॉयलर ने उस बारे में कुछ नहीं कहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके चेहरे पर बस एक निरंतर झुंझलाहट। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस परियोजना पर हार जाएगा और उसके चाचा की मदद लेने के बावजूद एक अनजान व्यक्ति उसे प्राप्त कर लेगा। मुझे यकीन है कि उस कमीने ने कुछ किया है, या यह उमर था। उसने मन ही मन सोचा। उनकी नजर में एडन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निर्णय को बदल सके, इसलिए उनका शक उमर पर था। लेकिन वह इस तरह की चीजों में दखल देने के लिए नहीं जाने जाते थे। वो एक संपूर्ण व्यवसाय थे जो प्रत्येक पार्टी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते थे और किसी की मदद करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाते थे। इसलिए इसने उसे और भी भ्रमित कर दिया। लानत है, लानत है, लानत है। उसने अपने एजेंट को उसके सामने अनदेखा करते हुए शाप दिया। इन सब से उनका मनाहत हो गया। उसने खड़े होकर अपनी जैकेट पहनी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। कहाँ जा रहे हैं? उनके एजेंट ने उनके व्यवहार पर तंज कसते हुए पूछा। टू द क्लब। मुझे अपना दिमाग ठीक करने के लिए पीने की जरूरत है। इतना कहकर वह तुरंत निकल गया। अगले दिन एक टैबलॉइड ने सड़क के बीच में नशे में धुत होने के बाद लड़कों के एक समूह के साथ लड़ते हुए उसकी एक तस्वीर और लेख पोस्ट किया। हैरिस ओवंस के गॉडसन टॉयलर रीड ने एक क्लब में कॉलेज के लड़कों के एक समूह के साथ लड़ाई की। गिरफ्तार होने से पहले उनमें से 2 को घायल कर दिया। उनका लड़ते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह अखबार की हेडलाइन थी। हालांकि वह मुश्किल से एक घोटाले से बच पाया। टॉयलर इसके ठीक बाद एक और घोटाले में शामिल हो गया। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 063। एडन को ब्लैक सैंड्स के लिए अनुबंध प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा। वास्तव में ग्रेनाइट फिल्म्स ने अगले ही दिन वेड से संपर्क किया, क्योंकि पूर्व कोई और जोखिम नहीं लेना चाहता था। वे उसे $100,000 देने को भी तैयार थे, जो उसने अपनी पिछली फिल्म से $30,000 अधिक प्राप्त किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार उनका रोल काफी अहम था और शूटिंग भी 1 महीने से ज्यादा चलेगी। ब्लैक सैंड्स का प्री प्रोडक्शन अभी भी 2 और हफ्तों तक चलेगा और उसके बाद वे शिकागो के लिए उड़ान भरेंगे, क्योंकि वहीं शूटिंग होने वाली थी। तब तक उन्हें केवल एक रीड थ्रू में भाग लेने की आवश्यकता थी, जो कलाकारों के एक दूसरे से मिलने और उनके संवादों के माध्यम से जाने के लिए शूटिंग से पहले कमोबेश एक स्क्रिप्ट रीडिंग सत्र था। लेकिन इससे पहले एक और खास घटना बाकी थी। शैडोज ऑफ वॉर रिलीज होने वाली थी। विपणन, केवल यही एक चीज है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। युद्ध नाटकों को शुरुआत में उच्च दर्शक दर नहीं मिलती है, लेकिन वे मुंह से बोलने के कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। शैडोज ऑफ वॉर के कार्यकारी निर्माता फ्रैंकलिन ने अपनी टीम को देखते हुए चिल्लाया। वे अभी बैठक के बीच में थे। फिल्म के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की दर बढ़ाने के तरीकों के साथ आने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए इस दौर में कोई भी फिल्म मार्केटिंग के कारण सफल होती थी। अगर फिल्म के आसपास अच्छी मार्केटिंग नहीं होगी, तो फिल्म कितनी भी अच्छी क्यों न हो, असफल हो जाएगी। इसके विभिन्न उदाहरण थे। कभी कभी अच्छी मार्केटिंग से खराब फिल्म भी चल जाती है। हम इसकी बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जनता अभी जोनाथन के जीवन में एक दिन में अधिक दिलचस्पी ले रही है।
यह एक रोमांटिक कॉमेडी है और निर्देशक कुछ समय से अच्छी रोमांटिक कॉमेडी बना रहे हैं। वे सबसे सुरक्षित दांव हैं, इसलिए कम से कम पहले सप्ताह में उन्हें निश्चित रूप से दर्शकों से अधिक रुचि मिलेगी। पीआर कर्मचारियों में से एक ने सोशल मीडिया नंबरों को देखते हुए कहा कि ये आंकड़े दर्शकों की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और वे किस फिल्म में अधिक रुचि रखते हैं। प्रमुख अभिनेता चार्ल्स वॉलर का भी मुख्य महिला कलाकार के साथ प्रेम संबंध बन गया लगता है, इसलिए इस वजह से बहुत शोर है। यह लोगों को मूर्ख बनाने की पुरानी चाल है, इसका उपयोग अब दशकों से किया जा रहा है। अधिक से अधिक यह एक रात का रिश्ता होता, सच्चा रिश्ता नहीं। अन्य कर्मचारियों ने बात की, हॉलीवुड में चल रही अधिकांश अफवाहों के आदी हो गए। हाँ, हमारे ट्रेलर को 8 मिलियन से अधिक बार देखा गया और अधिकांश टिप्पणियां अच्छी हैं। हमें इसे शीर्ष पर लाने के लिए आलोचकों से पर्याप्त अच्छी समीक्षा की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि नाइट हॉक स्टूडियो कुछ आलोचकों को खरीद रहा है। एक सुनहरे बालों वाले कर्मचारी ने सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, नाइट हॉक वह स्टूडियो था जो ए डे इन द लाइफ ऑफ जोनाथन उसी दिन रिलीज हो रहा था जिस दिन उनकी फिल्म थी। आपको कैसे पता? मेरा दोस्त वहाँ काम करता है। जाहिर तौर पर यह सिर्फ गपशप है, इसलिए कमोबेश यह अफवाह है, कर्मचारी ने समझाया और फ्रैंकलिन मुस्कुराया। यदि यह वास्तव में सच था तो नाइट हॉक जीरो इंटरनेशनल के बिल्कुल विपरीत फिल्म में आश्वस्त नहीं था। हालांकि फिल्म के बारे में जीरो इंटरनेशनल में अभी भी संदेह था, इसलिए उन्होंने नॉइज मार्केटिंग के लिए बहुत अधिक आवंटन नहीं किया था। यही कारण है कि फ्रैंकलिन और उनकी टीम को हाथ में बजट के साथ स्मार्ट होने की आवश्यकता थी। लिंकन और उनके संपादकों की टीम के फिल्म खत्म करने के बाद उन्होंने खुद फिल्म का अंतिम संस्करण देखा था और उसे बहुत पसंद किया था, वहीं से उनका आत्मविश्वास उपजा। मुझे लगता है कि दर्शकों की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए हमें लगातार फिल्म के फुटेज जारी करने चाहिए, एक महिला कर्मचारी ने कहा, लेकिन उसकी बातों का तुरंत खंडन हो गया। इस तरह हम सामग्री से बाहर भाग सकते हैं, हम सब कुछ मुफ्त में नहीं दिखा सकते, नहीं तो लोग फिल्म देखेंगे और कहेंगे कि इसमें कुछ भी नया नहीं था। एक और बात यह है कि बहुत से लोग अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं पर फिल्म देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें 1-2 महीने इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर फिल्में उन पर वैसे भी थोड़ी देर बाद दिखाई देती हैं। कमरे में सभी ने सिर हिलाया। वह OTT बाजार के कारण पूरे फिल्म उद्योग का बदलता समय था, जो उछला था। कई फिल्में जो सालों पहले हिट हुई थी अब फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि लोग उन्हें अपने घर में आराम से देखना चाहते हैं। एक प्रसिद्ध आलोचक ने तो यहाँ तक कोई भी फिल्म जो लोगों को उनके घर छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है, वह वर्तमान परिस्थितियों में एक अच्छी फिल्म है। यहाँ तक शैडोज ऑफ वॉर पहले से ही अधिकारों के लिए Netflix नामक स्ट्रीमिंग सेवा के साथ बातचीत कर रहा था। सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 महीने में वहाँ फिल्म स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। मेरे पास विचार है, अचानक एक चश्माधारी व्यक्ति ने हाथ उठाते हुए कहा। बोलना, फ्रैंकलिन ने उसे मुंह खोलने का इशारा किया। अगर हम मुंह से बोलने की ओर जा रहे हैं तो हमारे पास आलोचकों या सेलेब्स के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारी मुफ्त स्क्रीनिंग होनी चाहिए, लेकिन हम एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें हम पूरे परिवार को किसी एक प्रीव्यू में आने का मौका देते हैं। अगर फिल्म अच्छी है, जैसा कि हम जानते हैं कि यह है, तो जुबान बाकी काम कर देगी। वो एक अच्छा विचार है। फ्रैंकलिन ने सिर हिलाया। वास्तव में इस विचार से खुश हूँ, इससे निश्चित रूप से फिल्म को मदद मिलेगी। कुछ सोचते हुए उसने अपने सहायक की ओर देखा। पहले सप्ताह के लिए अनुमान क्या है? ओह, लगभग $16 मिलियन एडवांस बुकिंग के हिसाब से तो यह संख्या है, लेकिन जुबानी बात इसे बहुत प्रभावित करेगी। हम इसके आधार पर उच्च संख्या या कम की उम्मीद कर सकते हैं। चलो यह कैसे जाता है देखते हैं। 3 अक्टूबर 2015, चीनी रंगमंच, लॉस एंजल्स। यह फिल्म के लिए फिल्म के पूर्वावलोकन का दिन था। जीरो इंटरनेशनल ने विभिन्न समाचार पत्रों और यहाँ तक कुछ स्वतंत्र लोगों से बहुत सारे फिल्म समीक्षकों को बुलाया था। इसके अलावा कुछ ए लिस्टर्स के साथ बहुत सारे बी और सी लिस्ट अभिनेताओं को निमंत्रण दिया गया था जो वर्तमान में जीरो इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे थे। आखिरकार यह कहते हुए एक लेख की एक निश्चित प्रसिद्ध अभिनेता ने एक फिल्म के पूर्वावलोकन में भाग लिया। अच्छा प्रचार था। आपको क्या लगता है कि हम आज पूर्वावलोकन में किसे देखेंगे? जिस थिएटर में प्रीव्यू होने वाला था उसके बाहर बहुत सारे रिपोर्टर एक साथ जमा थे, गपशप कर रहे थे। वे विभिन्न कंपनियों के लिए केवल निम्न स्तर के रिपोर्टर थे। कुछ इंटर्न भी थे, लेकिन उन्हें अच्छी तस्वीरों के लिए अच्छा भुगतान किया गया था। हारून हॉट, जॉर्ज वॉट्स, लेन कॉनर, लिंकन ब्रैडली, बहुत सारे बड़े नाम। मैंने कुछ अभिनेताओं को जीरो इंटरनेशनल में आने वाली परियोजनाओं के बारे में सुना और कुछ गायक भी इसमें शामिल होंगे। उन शब्दों में कॉलेज ड्रॉप आउट की तरह दिखने वाले एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या क्रिस्टीना हदीद भी आएंगी? क्या हारून हॉट और उसका अफेयर नहीं चल रहा है? सिगरेट पीते हुए एक रिपोर्टर ने हंसते हुए कहा, रुकी, हारून हॉट का एक ही समय में हॉलीवुड की कई महिलाओं के साथ अफेयर है। एक बार वह एक रेस्तरां के बाथरूम में एक वेट्रेस के साथ ढिलाई करते हुए भी पकड़ा गया था। वह उस दिन अपनी पत्नी को डिनर पर ले गया था। जैसा कि नौसिखिए रिपोर्टर ने यह सुनकर चौंक गए, एक अन्य रिपोर्टर ने बीच में ही बोल दिया,
ऐसी अफवाहें थीं कि उसके बाद अगले महीने में उसकी पत्नी ने $5 मिलियन खर्च किए। इस पर पत्रकार हंस पड़े। जमीनी पत्रकारों के रूप में वे हॉलीवुड में बहुत सी अफवाहों को जानते थे, कुछ सच थे और कुछ अभी कहीं से भी अंकुरित हुए थे। यह तब था, एक लिमोजिन ने परिसर में प्रवेश किया और हारून हॉट अपनी पत्नी, एक पूर्व मॉडल के साथ उसमें से बाहर आया। सुरक्षा गार्डों ने सभी को अपने पास आने से रोक दिया तो पत्रकारों ने जल्दी से दूर से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। हारून ने अपनी पत्नी के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई, जिन्होंने मुस्कुरा दी। कोई भी इन तस्वीरों के माध्यम से यह नहीं बता सकता था कि उनका वास्तविक रिश्ता क्या था, क्योंकि वे एक सामान्य जोड़े की तरह लग रहे थे। उसके बाद अधिक से अधिक लग्जरी कारों ने थिएटर में प्रवेश किया। इसके अलावा कई आलोचक और कुछ बी और सी लिस्टर्स भी थे। यहाँ तक कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने फॉलोअर्स के जरिए फिल्म का प्रचार करने के प्रयास में प्रीव्यू के लिए बुलाया गया था। पत्रकारों को लगा कि उनका दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, क्योंकि उनके द्वारा ढेर सारी तस्वीरें ली गई थी। जितनी ज्यादा तस्वीरें, उतने ज्यादा पैसे उन्हें मिलेंगे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति टैक्सी से उतर रहा है। उसने उलझे बालों के साथ एक अच्छा सूट पहना हुआ था। यहाँ तक वह सुंदर भी दिखते थे, लेकिन पत्रकारों को यह नहीं पता था कि उन्होंने उन्हें पहले देखा था या नहीं। क्या कोई उस लड़के को जानता है? वह अच्छा दिखता है, शायद वह एक अभिनेता है जो फिल्म में है। वह टैक्सी में क्यों आ रहा है? यहाँ तक वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अच्छी कारों में आए थे। मुझे लगता है कि पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह दिखावे से बेहतर है। जैसा कि पत्रकारों ने चर्चा की, नौसिखिए रिपोर्टर को अचानक याद आया कि उसने उस आदमी को पहले कहाँ देखा था। वो एक गायक है, एडन सिल्वरग्यू या कुछ और। मुझे लगता है कि उनका एक गाना 1 या 2 महीने पहले वायरल हुआ था और उन्होंने ग्रे के साथ एक गाना भी किया था। एलए में बहुत सारे शो करने गए। मैंने सुना है कि वह इंडी करियर में काफी अच्छा कर रहा है। फिर वह यहाँ क्यों है? एक दाढ़ी वाले पत्रकार ने पूछा। जीरो इंटरनेशनल एक इंडी सिंगर को नहीं बुलाएगा। शायद उन्हें कहीं से निमंत्रण मिला है। वैसे भी ऐसा लगता है कि उनके पास पहले से ही एक बॉडीगार्ड है। यहाँ तक दूसरे सेलेब्स के बॉडीगार्ड से भी ज्यादा डरावने लगते हैं। धोखेबाज ने एडन के अलावा दाढ़ी वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो उससे कुछ फुसफुसा रहा था। सभी पत्रकारों ने सिर हिलाया, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने उसकी परवाह की और अन्य सेलेब्स पर ध्यान केंद्रित किया। यह केवल नौसिखिए रिपोर्टर ही थे जिन्होंने एडन की कुछ तस्वीरें ली। अगले दिन ही उसे लगा कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय है, क्योंकि राज की तस्वीरों से उसे समाचार एजेंसियों से बहुत पैसा मिला। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 64 बोनस अध्याय 064। युद्ध की छाया के पहले कुछ पूर्वावलोकन के बाद बहुत से आलोचकों और ऑनलाइन मूवी समीक्षकों ने शुरुआती लेख पोस्ट किए, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक सकारात्मक थे और दर्शकों से सिनेमाघरों में फिल्म देखने का आग्रह करते थे। प्रसिद्ध फिल्म समीक्षकों द्वारा पोस्ट की गई समीक्षाओं की कुछ सुर्खियां। एक युद्ध नाटक जो वास्तव में आपको युद्ध की भयावहता की एक झलक दे सकता है। अपने नाम की तरह ही यह फिल्म उन छायाओं को दर्शाती है जो एक युद्ध सैनिकों के दिमाग में छोड़ सकता है। होली टाइम्स, एक नए ब्लॉकबस्टर वॉर ड्रामा का उदय, जिसका अगले कुछ वर्षों तक फिल्म स्कूलों में अध्ययन किया जा सकता है। आलोचना, ग्रेटर दैन मुख्य चरित्र के साथ एक महान कहानी कहने का एक आदर्श उदाहरण एक यात्रा पर जा रहा है जो उसके व्यक्तित्व को बदल देता है और साथ ही दर्शकों को जीवन भर की सवारी देता है। सड़े हुए सेब, एक फिल्म जो मुख्य किरदार के व्यक्तित्व के कारण संघर्ष कर सकती है, जो दर्शकों के लिए भरोसेमंद होने की कड़ी मेहनत करती है, लेकिन मजबूत प्रदर्शन इसके लिए पर्याप्त है। एक किरदार ऐसा भी था जिसने आपको उसके लिए रुला दिया। एट बी द मूवी क्राइटिक, ग्रेटर दैन। हालांकि अधिकांश समीक्षाएं अत्यधिक सकारात्मक थी, बहुत सारी नकारात्मक भी थी। नकारात्मक बिंदुओं में अधिकांश सामान्य बिंदु इस बारे में थे कि कैसे फिल्म ने दर्शकों से जुड़ने के लिए एक संबंधित मुख्य चरित्र को पेश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे अच्छी तरह से निष्पादित करने में विफल रही। नकारात्मक समीक्षाओं में से एक फिल्म फ्रेटर्निटी नामक एक प्रसिद्ध फिल्म वेबसाइट द्वारा की गई थी, जिसमें कहा गया था, फिल्म में दर्शकों को उनकी सीटों पर बरकरार रखने के लिए पर्याप्त पदार्थ नहीं है यदि वे मुख्य चरित्र से जुड़े नहीं हैं और लिंकन ब्रैडली सीखने में विफल रहे हैं। उनके पिछले उद्यम से कुछ भी और अच्छे किरदार बनाने के बारे में अधिक जानने के लिए उनकी पहली कुछ फिल्मों में वापस जाने की जरूरत है। कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने सोचा कि समीक्षा थोड़ी कठोर थी और अन्य इससे सहमत थे, लेकिन यह देखना मुश्किल नहीं था कि फिल्म को कुछ लोगों से काफी मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इसके अलावा फिल्म की ऐतिहासिक अशुद्धि की बात भी थी, लेकिन फिल्म के निर्देशक लिंकन ब्रैडली ने खुले तौर पर ट्वीट किया कि फिल्म इतिहास के हर बिंदु का पालन करने के लिए नहीं थी और सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में सेट की गई थी, एक आम आदमी की यात्रा दिखाने के लिए। एक और बिंदु जो नकारात्मक समीक्षाओं में बहुत स्पष्ट था, वह यह था कि फिल्म ने साइड कैरेक्टर्स को अपना व्यक्तित्व दिखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और वे मुख्य किरदार की यात्रा में स्थित थे ताकि उन्हें अपने विचारों पर संदेह हो। फिल्म की रिलीज के बाद बहुत प्रसिद्ध हुई समीक्षाओं में से एक बड़े अखबार की थी, जिसने इस बारे में एक लंबा लेख प्रकाशित किया था कि क्यों युद्ध की छाया में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन यह निस्संदेह अंत में काम आया।
युद्ध की छाया युद्ध की भयावहता के बारे में एक फिल्म है जिसे सौंदर्य और जीवन के प्रति समर्पण के साथ बताया गया है। एक अच्छी फिल्म कई घटकों से बनाई जा सकती है। एक महान कहानी, विशिष्ट दृश्य, एक भूतिया स्कोर, लेकिन कभी कभी एक चेहरा आपको 90% रास्ता दिखा सकता है। और यद्यपि लिंकन ब्रैडली का प्रथम विश्व युद्ध का असाधारण नाटक अपनी छायांकन की तकनीकी उपलब्धि और इसकी कहानी के लिए उल्लेखनीय है, यह आपके लिए मुख्य पात्र एथन ब्लेक की कहानी में निवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। कहानी एथन के सेना में शामिल होने के साथ शुरू होती है और पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि उसके आसपास का हर सैनिक कितना युवा है, वे सभी लड़कपन से बाहर हैं। इसके बाद एथन की यात्रा उसके साथ शुरू होती है जो युद्ध की भयावहता को नहीं समझती है और विश्वास करती है कि वह युद्ध से बच जाएगी, यहाँ तक महिमा के लिए थोड़ा लालची दिखने से यह उसे ला सकता है। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक इतिहास के सबसे घातक युद्धों में से एक, बिना किसी संतुष्टि के आया, बुरा आदमी मर गया, समापन नुकसान शामिल सभी देशों के लिए विनाशकारी थे, निश्चित रूप से ग्रेट ब्रिटेन के लिए। और हम इस युद्ध के साथ जो इमेजरी जोड़ते हैं वह काफी धूमिल है। नमखाया, मृत घोड़े, भूतिया कटीले तार, इसके बाद कब्र के चिन्हों की पंक्तियां, जिनमें से अधिकांश बहुत युवा पुरुषों के अवशेषों की रखवाली करते हैं, विशेष रूप से उदास एंड नोट, और लिंकन ब्रैडली ने इसे बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। सिनेमेटोग्राफर जेरेमी सभी तनावपूर्ण उदासी को पकड़ लेता है, फिर भी फिल्म जो लिंचन के दादा को समर्पित है, जो युद्ध के एक अनुभवी हैं, में भी एक शानदार स्पंदित ऊर्जा है। यह काफी हद तक मृत्यु या मृत्यु के जोखिम के बारे में है, लेकिन इस विशेष युद्ध की कुछ भयावहताओं को संबोधित करते हुए लिंकन ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो पूरी तरह जीवंत महसूस करती है। यह एक सावधानीपूर्वक पॉलिश की गई तस्वीर है, लेकिन ऐसा नहीं है जो किरकिरा यथार्थवाद के लिए प्रयास करता है। हालांकि जीवन और सुंदरता के प्रति इसकी अंतर्निहित भक्ति इसकी शक्ति का हिस्सा है। अब आते हैं किरदारों पर। फिल्म का मतलब कभी भी दुश्मनों से लड़ने और भाईचारा दिखाने वाले पुरुषों का प्रदर्शन नहीं था। यह खुद को पूरी तरह से एक चरित्र के लिए समर्पित करता है जो कभी काम करता है और कभी नहीं। एक दृश्य है जिसमें हमारा परिचय एक मजेदार पात्र से कराया जाता है, जो हमारे उसके साथ गर्मजोशी शुरू करने के ठीक 1 मिनट बाद मारा जाता है। यह लोगों को विचलित कर सकता है, लेकिन फिल्म यही है, युद्ध कितना बेतरतीब है, जीवन से कहीं अधिक है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण चरित्र एक भारतीय सैनिक का था जिसे युद्ध के लिए निर्वासित कर दिया गया था, जो कभी उसका नहीं था। और यह कुछ ऐसा है जो इतिहास की किताबों में बहुत कम है, हम उसका नाम भी नहीं सुनते हैं। उस इतिहास को दिखाने के लिए एक सादृश्य, उनके नाम नहीं है, लेकिन इसके निश्चित रिकॉर्ड है। यहाँ हम एथन के लिए सबसे अच्छी कहानी में से एक को उसके चरित्र के साथ दोस्ती करने और फिर उससे एक पत्र प्राप्त करने के लिए देखते हैं। पत्र एथन के जीवित रहने की कोशिश करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, भले ही उसने फिल्म के अंत में खुद को छोड़ दिया हो। फिर भी अंत में हमें एक बहुत ही क्रूर अंत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा तब होता है जब दर्शक तनाव मुक्त हो जाता है, यह सोचकर कि एथन युद्ध से बच गया था, पत्र दिया और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन अंतिम दृश्य में हमें पता चलता है कि युद्ध में रहते हुए उसे हुए संक्रमणों के कारण वह दम तोड़ देता है, जैसा कि नहीं उपयुक्त दवाएं विकसित की गईं। हो सकता है यह इसकी वास्तविक क्रूर प्रकृति है। तारांकन समीक्षाओं और ढेर सारे प्रीव्यू के कारण फिल्म के बारे में लोगों की चर्चा तेजी से फैली और केवल पहले सप्ताह में ही फिल्म को शानदार स्वागत के साथ रिलीज किया गया। यह उत्तर अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर तीसरे के रूप में भी शुरू हुआ और धीरे धीरे ऊपर जाने की उम्मीद थी। युद्ध की छाया पहले सप्ताह के लिए $18 मिलियन, जोनाथन के जीवन में एक दिन पहले सप्ताह में $6 मिलियन। उसी समय रिलीज हुई रोम कॉम की तुलना में इसने व्यवसाय को लगभग तिगुना कर दिया था, क्योंकि रोम कॉम के दर्शकों ने मेहमानों की शुरुआती प्रतिक्रियाओं के बाद इसे खराब रेटिंग दी थी। यहाँ तक आलोचकों के लिए भी यह आसान नहीं था। हालांकि नाइट हॉक स्टूडियो ने कुछ आलोचकों को भुगतान किया, फिर भी फिल्म एक निराशा साबित हुई और उनकी एकमात्र आशा फिल्म की लागत वापस अर्जित करना और किसी भी तरह से लाभ कमाना था। लेकिन शैडोज ऑफ वॉर और सिनेमाघरों में पहले से चल रही अन्य फिल्मों की गति के साथ ऐसा लग रहा था कि जोनाथन के जीवन में एक दिन कुचला जा रहा है। तारांकन, मुझे आप पर गर्व है। थिएटर से बाहर आते ही अंकल सैम ने आइडेन की पीठ पर कई बार थप्पड़ मारे। इसके अलावा फिल्म देखने वाले बहुत से लोग विभिन्न समूहों में आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हाल ही में सैम के रेस्तरां के पास एक थिएटर में युद्ध की छाया देखी थी। एडन के चचेरे भाई और चाची भी इसे देखना चाहते थे, लेकिन वे अन्य चीजों में व्यस्त थे और कल फिल्म देखनी थी। यहाँ तक वेड, जो एडन के अगले कुछ गिग्स के लिए कुछ चीजों को संभाल रहे थे, ने डेटा की जांच की कि एडन पिछले कुछ महीनों में कितना लोकप्रिय हो गया था और फिल्म उसे कैसे प्रभावित करने वाली थी। वह काम में बहुत व्यस्त था, इसलिए एडन अंकल सैम के साथ आया था, जिनके चेहरे पर पूरी फिल्म में लगातार मुस्कान थी। दूसरी ओर एडन खुश था कि उसके दृश्यों को बहुत अधिक संपादित नहीं किया गया था। क्या आपने अपनी माँ से संपर्क किया है? क्या भारत में स्क्रीनिंग होने जा रही है? अंकल सैम ने पूछा और एडन ने सिर हिलाया। हाँ, बड़े शहरों में कुछ है। उसने कहा कि वह सभी पड़ोसियों को आमंत्रित करने जा रही है।
वह हमेशा आपके बारे में उत्साहित रहती है। अंकल सैम ने कहा, आप 3 दिनों में शिकागो जा रहे हैं, है ना? इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें क्योंकि आपने उस भूमिका को पाने के लिए बहुत कुछ किया है। हाँ, मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। उन्होंने हाल ही में ब्लैक सेंट्स के लिए स्क्रिप्ट प्राप्त की थी और इसे पढ़कर उन्हें खुशी हुई कि भूमिका पाने के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। तभी उन्हें पास खड़े दोस्तों के एक समूह के बीच बातचीत सुनाई दी। बातचीत ने उसे इसलिए आकर्षित किया क्योंकि दोस्तों का समूह उसके बारे में बात कर रहा था। भारतीय सैनिक की भूमिका निभाने वाला लड़का कौन था? उनके दृश्य ने मुझे रुला दिया। हाँ, उनकी मृत्यु ने मुझे बहुत आघात पहुंचाया। इंटरनेट खोजें, मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले देखा है। ठीक है, मुझे आशा है कि कुछ अन्य फिल्मों के बारे में जानकारी है जिसका वह हिस्सा है। वह एक अच्छे अभिनेता की तरह दिखते हैं। उनके बारे में तारीफ सुनकर आइडेन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन यह वही है जिसके लिए वह इतने लंबे समय से काम कर रहा था, जनता से उनकी प्रतिभा के लिए कुछ प्रशंसा, और अब उन्होंने आखिरकार सफलतापूर्वक अपनी शुरुआत की। जैसे ही वह उन शब्दों पर मुस्कुराया, समूह के लड़कों में से एक ने उसे भ्रमित रूप देने से पहले अचानक उसकी ओर देखा। अरे विद्रूप चेहरा, उस आदमी को देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फोन मत करो। और कौन? उसके दोस्त ने आइडेन को देखा और उससे ऐसा भी लगा कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। वे आपस में कानाफूसी कर रहे थे, इससे पहले कि उनमें से एक आइडेन के पास आए। अरे क्या आप वही थे जिसने फिल्म में भारतीय सैनिक की भूमिका निभाई थी? हाँ, वह मैं हूँ। क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है? वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 65 अध्याय 065। ग्रीन आर्ट 90 के दशक से हॉलीवुड की शीर्ष 5 एजेंसियों में से एक थी और इसने बहुत सारे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का निर्माण किया था जिन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई थी। एक बात जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी वह यह थी कि वे पहले एक टैलेंट एजेंसी थी जो गायकों में विशेषज्ञता रखती थी। 90 के दशक में ही उन्होंने कलाकारों में निवेश करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में बदमाश महिला एजेंटों में से एक ग्रेटा, एक वरिष्ठ एजेंट एडवर्ड के साथ चर्चा में थी। चर्चा की दिलचस्प बात यह थी कि वे आइडेन के बारे में बात कर रहे थे। एडवर्ड, तुम्हें वास्तव में उस आदमी को देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वह काफी अच्छा है। उनका अभिनय और लुक खराब नहीं है और वह एक बेहतरीन गायक हैं। ग्रीन आर्ट इन दिनों वैसे भी नौसिखियों की तलाश में है। ग्रेटा ने कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, युद्ध की छाया देखने के बाद से आइडेन उसके दिमाग में था और इसके बारे में थोड़ी खोजबीन करने के बाद उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह मूल रूप से एक गायक था। यह जानकर कि उसके लिए अपनी प्रोफाइल को अपने वरिष्ठ को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। तुम्हें पता है, तुम अकेले नहीं हो जो मेरे पास इस आदमी के बारे में पूछने आए थे। एडन, अगर मैं सही हूँ, एडवर्ड ने फिर एक पछतावे भरे भाव के साथ जोड़ा, यहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि वह हमारी एजेंसी के लिए बहुत उपयुक्त है। हमारे संसाधनों से 5 वर्षों में वह एक जाना पहचाना नाम हो सकता है। तो क्या मुझे उससे संपर्क करना चाहिए? उसने कुछ आशान्वित महसूस करते हुए पूछा, लेकिन एडवर्ड ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैंने पहले ही उसे देख लिया था। वह बिना एजेंट के नहीं है। क्या किसी अन्य एजेंसी ने पहले ही उसे इसमें शामिल कर लिया है? नहीं, वो मुक्त बाजार से एक एजेंट के साथ अनुबंधित है। दरअसल मुझे पता चला कि वह अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। कुछ गैंगस्टर ग्रेनाइट फिल्मों से झाड़ते हैं। यह सुनकर ग्रेटा को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने उम्मीद की थी कि उसके पास एक एजेंट होगा, लेकिन उसका काम अभी भी आसान था अगर उसे किसी अन्य बड़ी एजेंसी के साथ अनुबंधित नहीं किया गया होता। उन्होंने कहा, हम उसे शामिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए अच्छी योजना बना सकता हूँ। टी के बीच उसे बेचना बहुत आसान है। ग्रेटा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे समझ रहे हैं, एडवर्ड ने अचानक उसे बीच में टोकते हुए कहा। जब उसने उसे देखा तो उसने अपना माथा रगड़कर समझाया, वह वेड स्पेक्टर के साथ अनुबंधित है। उसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। वेड स्पेक्टर, वह पागल आदमी? ग्रेटा ने थोड़ी उठी हुई आवाज में पूछा और एडवर्ड ने शांति से सिर हिलाया। वे हॉलीवुड में काफी बदनाम थे, कम से कम एजेंटों के साथ। यहाँ तक नौसिखिए एजेंटों ने भी कम से कम उसके बारे में अफवाहें सुनी थी। हाँ, मैं वास्तव में उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। एडन को अकेला छोड़ दें, कम से कम जब तक उसका वेड के साथ अनुबंध है। उसके बाद उसने सिर्फ एक सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपने कार्यालय से चली गई। मूवी रेटिंग किसी व्यक्ति के मूवी देखने या न देखने के निर्णय का एक बड़ा हिस्सा है। यही कारण है कि मूवी रेटिंग साइट्स, जहां आप केवल एक स्कोर दे सकते हैं और फिल्म की संक्षिप्त समीक्षा कर सकते हैं, बहुत लोकप्रिय थी। मूवी स्टूडियो भी कभी कभी वेबसाइटों पर रेटिंग में हेराफेरी करने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शकों को यह झूठा आभास हो सके कि फिल्म वास्तव में अच्छी थी। सौभाग्य से जीरो इंटरनेशनल ने वॉर ऑफ शैडो के लिए वास्तव में ऐसा कुछ नहीं किया और इसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने दिया। वेबसाइट रॉटन एपल्स ने फिल्म को 82% ताज़ा रेटिंग दी, जबकि एक ऑनलाइन रेटिंग साइट डू यू लाइक द मूवी ने इसे फिल्म के लिए 10 में से 7.9 का स्कोर दिया।
स्कोर दर्शकों द्वारा दिया गया था, न कि पेशेवर समीक्षकों ने, इसलिए एक औसत व्यक्ति ने इस पर बहुत भरोसा किया। फिल्म के लिए 20 के से अधिक रेटिंग थी और जीरो इंटरनेशनल बस उम्मीद कर रहा था कि इसको जल्द ही 8.0 को छू लेगा, क्योंकि 7.9 और 8.0 के बीच एक बड़ा अंतर था। भले ही यह बहुत अधिक ना हो, इन्हीं रेटिंग्स के कारण एडन कुछ एजेंसियों के राडार पर आ गया था। ज़ानिया, एक मनोरंजन मंच पर बहुत सारे लोग शीर्षक के साथ एक पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे थे, मुझे इस सप्ताह के अंत में अपनी प्रेमिका के साथ कौन सी फिल्म देखनी चाहिए। उस पोस्ट पर काफी लोगों ने कमेंट किया था, चेजिंग बूटीज, बस नेटफ्लिक्स पर कुछ देखें अगर यह आपकी प्रेमिका के साथ है। अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो कम से कम आप सेक्स कर सकते हैं। डबल DS, नेटफ्लिक्स के पास इन दिनों बहुत अच्छे शो नहीं है, इसलिए लोग फिल्म से ज्यादा एक दूसरे पर ध्यान देते हैं। मैं एक अनाथ हूँ, मुझे शक्तियाँ दें, ग्रीन लाइट देखें। सुपरहीरो फिल्म देखने का यह अच्छा समय है। हालांकि यह फ्लॉप हो गई, लेकिन VFX काफी शानदार है। डेथ बाय स्नूप, जाओ देखो। शैडोज ऑफ वार मेरे लिए यह इस महीने की फिल्म है, मैं इसे प्यार करता था। कृपया पढ़ें MMO, मुझे वह फिल्म बहुत पसंद आई, लेकिन समग्र स्वर के कारण इसने मुझे किसी तरह थका दिया। मैं वास्तव में ऐसी फिल्म देखना चाहता हूँ जो मुझे उदास न करे, फील गुड फिल्म जैसा कुछ। औसत फोरम उपयोगकर्ता, मैंने देखा जोनाथन के जीवन में एक दिन यह एक तरह से बहुत जंगली था। मुख्य पात्र अंत में किसी तरह महिला प्रधान की मां के साथ सोया और फिर महिला प्रधान के पिता उनके साथ शामिल हो गए। गंदगी जंगली थी। लोली पुलिस, औसत फोरम उपयोगकर्ता, आपको यकीन है कि आप एक पोर्नस्टार के जीवन में एक दिन नहीं देख रहे थे। हथकड़ी नींद के लिए अच्छी होती है। अगर आप एक अच्छा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो युद्ध की छाया देखें और जोनाथन के जीवन में एक दिन। अगर आप होटल के कमरे के लिए बहुत थके हुए हैं और अपने और अपनी प्रेमिका के लिए एक खाली जगह चाहते हैं। ऑरेंज पैथर, युद्ध की छाया, सभी तरह से फिल्म अच्छी चल रही थी और मैं अपनी आंखों से रो पड़ी। अपने पति को कैसे मारे के लेखक, हाँ, यह बहुत अच्छा था। मैं उस भारतीय सैनिक से प्यार करता था। उन्होंने अपने मौत के दृश्य में शानदार अभिनय किया और आरोन हॉट अपने प्रदर्शन के लिए बाहर खड़े रहे। मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी भूमिका के लिए महीनों तैयारी की। पोनीटेल सेक्सी है। मैंने सुना है कि जीरो इंटरनेशनल फिल्म के साथ ऑस्कर नामांकन के लिए ये लक्ष्य बना रहा है। उन्हें कुछ समय के लिए एक नहीं मिला है, हालांकि मुझे संदेह है कि यह नामांकन से ज्यादा कुछ प्राप्त करेगा। पूरे दिन वेब नोवेल पढ़ना, हारून हॉट वास्तव में अपनी आस्तीन ऊपर ऑस्कर चाहता है। देखते हैं कि क्या उसे एक मिलेगा। इस साल की फिल्में काफी अच्छी रही। श्रोडिंगर की बिल्ली, क्या यह केवल मुझे है जो युद्ध की छाया पसंद नहीं आया? इसके दौरान ऊब महसूस हुई और मैं वास्तव में नहीं जानता कि जब अधिकांश देश युद्ध से भाग रहे हैं तो लोग युद्ध पर फिल्में क्यों बनाते हैं। मैं एक ऐसे लड़के की फिल्म देखना चाहता हूँ जिसके पास हेयर ट्रांसप्लांट है और वह इसके बजाय मंगल ग्रह का उपनिवेश कर रहा है। चैट पुतिन, श्रोडिंगर की बिल्ली, आप इसके बारे में निश्चित हैं? छोटी मूंगफली। तारांकन तारांकन तारांकन, ऐसा लगता है कि बहुत से लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं। एडन ने कुछ ऑनलाइन फोरम और स्पैरो के माध्यम से स्क्रॉल करते हुए कहा, वह उस फ्लाइट में था जो ब्लैक सैंड्स की शूटिंग के लिए शिकागो जाने वाली थी। बोर होने के कारण वह गौरैया के पास से गुजरने लगा था। वर्तमान में शैडोज ऑफ वॉर गौरैया पर नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा था और हर रोज मून की बात फैल रही थी। हाँ, जीरो इंटरनेशनल अब इसे कम से कम 200-250 मिलियन डॉलर सकल होने का अनुमान लगा रहा है। नेटफ्लिक्स के साथ OTT डील को मिलाकर वे मुनाफे में तैरने जा रहे हैं। वे अभी नाच रहे होंगे क्योंकि यह फिल्म किसी भी चीज से ज्यादा ऑस्कर के लिए बनाई गई थी। वैड, जो उसके बगल में बैठा था, ने कहा। कुछ सोचते हुए एडन ने पूछा, क्या आपको लगता है कि उसे ऑस्कर मिलेगा? हारून हॉट, मेरा मतलब है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वेड ने अपने प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए कहा, उन्होंने अच्छा अभिनय किया, शायद उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, लेकिन अन्य अभिनेता भी अच्छे थे और कुछ दृश्यों में अन्य ने वास्तव में स्क्रीन उपस्थिति में उन पर हावी हो गए। यहाँ तक आपने अपने लास्ट सीन में भी किया था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें नामांकन मिलेगा। वह अपने आप पर गुस्सा कर रहा होगा कि एक नौसिखिए ने भी एक महत्वपूर्ण दृश्य में उससे बेहतर प्रदर्शन किया। एडन वेड के विश्लेषण से सहमत थे। उसने जो समीक्षाएं देखी उनमें बहुत से लोगों ने हारून के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन अन्य अभिनेताओं की भी समान रूप से प्रशंसा की गई। उन्होंने कुछ आलोचकों को यह कहते हुए भी देखा कि फिल्म में उनका दृश्य सबसे अच्छा था। हालांकि उनमें से अधिकांश ने समीक्षा में उनके नाम का उल्लेख तक नहीं किया है और वे फिल्म में उन्हें भारतीय सैनिक के रूप में संदर्भित कर रहे थे। यह तो सिर्फ शुरुआत है, उसने सोचा, अपनी सीट के खिलाफ झुक गया। जैसा कि वह सिर्फ एक फिल्म पुराना था, एडन को इस बात की बहुत परवाह नहीं थी कि लोग उसके नाम का उल्लेख कर रहे हैं या नहीं। कुछ फिल्मों में प्रदर्शित होने के बाद उनका नाम समीक्षकों और दर्शकों दोनों से अधिक पहचाना जाने लगा। अभी के लिए वह पहले से ही इस बात से बहुत खुश था कि फिल्म की बदौलत पिछले कुछ दिनों में उसके 3 के अधिक फॉलोअर्स हो गए। वैसे मैंने वास्तव में सुना है कि विभिन्न एजेंसियों के कुछ एजेंट आपके बारे में पूछ रहे थे, जानकारी खोजने की कोशिश कर रहे थे। वेड ने अचानक एडन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा।
क्यों? मूवी में आपका अभिनय कौशल अच्छा था और बहुत सारे मूवी प्रीव्यू थे जिसमें एजेंटों को भी आमंत्रित किया गया था। कुछ ने फिल्म देखी और आपको पसंद आई। केवल एक खोज से वे आसानी से जान सकते थे कि आप एक गायक भी हैं और आप हाल ही में एक्स स्टार पर दिखाई दिए। कुछ एजेंटों के लिए आप में दिलचस्पी लेने के लिए इतना ही काफी है, सिर्फ इसलिए कि मैं एक आयामी नहीं हूँ। हाँ, आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि गायन या नृत्य में प्रतिभा होने से आपको बढ़त मिल जाती है। यहाँ तक अगर आपको एक भरोसेमंद अभिनेता के रूप में विकसित करने में समय लग सकता है, तो आप कुछ संगीत में अच्छा काम करेंगे। वे ऐसा ही सोचेंगे। वेड ने एडन को एक अंतर्दृष्टि देते हुए समझाया कि एक एजेंट या एक मनोरंजन एजेंसी उसके बारे में कैसे सोच सकती है। उसने अचानक कुछ म्यूजिकल सिटकॉम के बारे में सोचा जो उसने अतीत में देखे थे। ऐसा लगता है जैसे मेरे स्टॉक बढ़ रहे हैं, एडन ने कम हंसी के साथ कहा। वे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। यदि आप पहले कीड़ा थे तो अब आप सोने का कीड़ा हैं, लेकिन अभी भी एक कीड़ा है। वेड ने एक बहुत ही अजीब उपमा दी, जिससे एडन ने उसे एक भ्रमित रूप दिया। अपने कंधों को उचकाते हुए उन्होंने जारी रखा, वैसे भी बहुत कुछ ब्लैक सैंड्स पर निर्भर करेगा। अगर फिल्म अच्छी चलती है तो हॉलीवुड में आपके स्तर को ऊंचा करने के कई तरीके होंगे। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 066। शिकागो इलिनॉइस में एक शहर है और संयुक्त राज्य अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा महानगरीय शहर है, जो अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला, जीवंत संगीत दृश्य, अद्भुत भोजन, डीप डिश पिज्जा सहित और प्रतिष्ठित पड़ोस के लिए जाना जाता है। जब एडन पहली बार शहर में उतरा तो वह ब्लैक सैंड्स की शूटिंग खत्म करने के बाद दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें ऐसा लगा कि इस शहर की पृष्ठभूमि ने फिल्म की बहुत तारीफ की है। जब उन्होंने पहली बार ब्लैक सैंड्स की पटकथा पढ़ी थी, एडन इससे काफी प्रभावित हुए और इस तरह की फिल्म पर काम करने के लिए उत्साहित थे। सतह के स्तर पर यह एक गैंगस्टर फिल्म की तरह लग रहा था, जिसमें मुख्य पात्र एक चरित्र के रूप में अपनी यात्रा से गुजर रहा था, लेकिन फिल्म वास्तव में एक्शन, ब्लैक कॉमेडी और ड्रामा मिश्रित शैलियों का मिश्रण थी। सबसे पहले फिल्म किसी एक चरित्र के बारे में नहीं थी, बल्कि शहर और उन अपराधियों के बारे में थी जो उस पर शासन करते थे और खुद को संत कहते थे, इसलिए नाम ब्लैक सैंड्स था। फिल्म में शहर एक काल्पनिक शहर होगा जिसे नाइट सिटी कहा जाता है, जो भ्रष्टाचार के अपरिहार्य जाल में फंसा हुआ है। बड़े राजनेताओं से लेकर पुलिस तक हर कोई किसी न किसी तरह से शहर के भ्रष्ट परिदृश्य का हिस्सा था। कहानी मुख्य रूप से एक मध्यम आयु वर्ग के पुलिस अधिकारी चार्ली मॉर्गन का अनुसरण करती है, जिसे हमेशा एक औसत से नीचे के पुलिस वाले के रूप में देखा जाता है। मुख्य रूप से दुर्भाग्य के कारण एक के बाद एक अफसरों को उड़ा दिया जाता है। उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी, उसके बेटे ने उसका सम्मान नहीं किया और उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था जब तक कि उसने शहर पर शासन करने वाले संतों के पीछे जाने का फैसला नहीं किया। एडन की प्रणाली ने पटकथा को 72 का समग्र स्कोर दिया था, जो उसे बहुत अधिक लग रहा था। हालांकि दुख की बात है कि इसने फिल्म की सफलता की गारंटी नहीं दी। कहानी एक अपरंपरागत कथानक रेखा पर केंद्रित है, चार्ली के बारे में होने के बजाय इसने संतों के पक्ष में अधिक ध्यान केंद्रित किया। एडन की भूमिका काय इन संतों में से एक थी, वास्तव में उनमें से सबसे छोटी, एक शक्तिशाली माफिया परिवार का नेतृत्व कर रही थी। उसे निभाना मुश्किल काम है। काय की भूमिका निभाने के लिए एडन को शीतलता की एक निश्चित आभा व्यक्त करने और कक्षा प्रस्तुत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की आवश्यकता थी। काय को गंदा होना पसंद नहीं था, हालांकि उसे अपने सूट पर खून लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक एक लाइन में उन्होंने कहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने कपड़ों पर लगा खून पसंद है, यह मुझे और जिंदा महसूस कराता है। यह पंक्ति उन्होंने अपने एक मातहत को स्क्रिप्ट के अनुसार चाकू से किसी व्यक्ति की हत्या करने के तुरंत बाद कही थी। यह दिखाने के लिए काफी था कि वह वास्तव में एक मनोरोगी था, लेकिन एडन के मन में अभी भी उसके बारे में कुछ सवाल थे। रूकी, तुम उस गंभीर नजर से क्या सोच रहे हो? एडन ने अपना सिर उठाया और एक तेज चेहरे वाले दाढ़ी वाले लड़के को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने एक सस्ती जैकेट पहन रखी थी जो थोड़ी खुरदरी लग रही थी। बस काय के बारे में आपका दृश्य समाप्त हो गया रे? एडन ने पूछा कि दाढ़ी वाला आदमी उसके पास बैठा है, जो उसने पहना हुआ सूट देख रहा है। काय की तरह महसूस करने के लिए शिकागो में उतरने के बाद एडन हर दिन एक सूट पहन रहा था। हाँ, यह अभी समाप्त हो गया। जेवियर अभी भी चालक दल के साथ इस पर चर्चा कर रहा है, इसलिए मुझे इसे एक और मौका देना पड़ सकता है। उसका नाम रे हार्डी था। ब्लैक सैंड्स का मुख्य नायक जो चार्ली मॉर्गन की भूमिका निभा रहा था, वह एक ब्रिटिश अभिनेता थे जिनसे एडन पहली बार रीड थरू सत्र के दौरान मिले थे। केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसने वहां पूरी कास्ट से अपना परिचय दिया था और सौभाग्य से इस बार एडन को लगा कि वह रे के रूप में कलाकारों का हिस्सा था और अन्य सहायक कलाकार उसके लिए बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे धोखेबाज भी कहना शुरू कर दिया क्योंकि वह चार्ली मॉर्गन के बेटे की भूमिका निभाने वाले किशोर अभिनेता से अलग कलाकारों में सबसे छोटा था। आप काय एडन के बारे में क्या सोच रहे हैं? पूछने से पहले रे ने सेट के चारों ओर एक नजर डाली। वे फिलहाल एक स्टूडियो के अंदर शूटिंग कर रहे थे और फिर कल कुछ आउटडोर शूट होंगे।
बस उसके चरित्र के बारे में वो विकृत आदर्शों के साथ एक पागल की तरह लगता है। कोई है जो शहर के लिए खुद को डर का प्रतीक बनाकर शाश्वत बनना चाहता है, यहाँ तक अगर वह मर भी जाता है तो वह चाहता है कि शहर यह सोचे कि वह अभी भी उस पर शासन कर रहा है। यह थोड़े मनोरोगी है। रे ने सिर हिलाया। ब्लैक सैंड्स में अन्य गैंगस्टर थे, लेकिन काय वास्तव में उनमें से सबसे अप्रत्याशित था। यहाँ तक शीर्ष गैंगस्टर भी उससे बचते थे। मुझे लगता है कि काय का सामान्य विचार है, एक मनोरोगी किसी तरह हास्य पुस्तकों से न्याय के प्रतीकों से प्रेरित है, जो अराजकता का प्रतीक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। एडन ने जारी रखा, यहीं से उनकी उलझन शुरू हुई। एक दृश्य में काय कॉमिक किताबों के प्रति अपने प्यार के बारे में बात करता है और बताता है कि कैसे उन्होंने उसे प्रेरित किया। तुम क्या नहीं समझते? मुझे लगता है कि काय का सूक्ष्म विचार मनोरोगी का नहीं है। रे ने उस पर एक भान चढ़ा दी, किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक जो लोगों को जानता है। अगर वह एक मनोरोगी की तरह काम करता है तो वह उससे अधिक डरेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व उसमें बदल गया। यह तो बहुत ही मजेदार है, रे ने उसकी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा। चूंकि उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उन्हें पता था कि काय एक बहुत ही जटिल किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसे समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह कहता कुछ और करता कुछ और था। मुझे लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। मनोरोगी आमतौर पर वही करते हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन काय की एक संरचना होती है कि वह चीजों को कैसे करता है। यह बहुत सुनियोजित है और वह इस पर जोर भी देता है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वह अभिनय कर रहा है या यह वास्तविक है। जैसा कि रे ने कहा कि सहायक निर्देशकों में से एक उनकी ओर चला और उन्हें एक और शॉट करने के लिए बुलाया। एडन के कंधे को थपथपाते हुए रे चले गए, उन्हें उनके चरित्र के बारे में अधिक विचार करने के लिए अकेला छोड़ दिया। वैसे भी काय की मंशा क्या है? उसने सोचा, काय की उसकी कुछ पंक्तियों को पढ़ने के लिए अपनी पटकथा के पन्ने पलट रहा हूँ। एक दृश्य था जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात की थी। हालांकि यह उनकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। जेवियर ने उन्हें केवल यह जानकारी दी थी कि काय का जन्म शहर में हुआ था। अचानक उन्हें काय के चरित्र के बारे में कुछ जानकारी मिली, क्योंकि उनका दिमाग काम करना शुरू कर दिया था। यदि काय शहर में पैदा हुआ था तो उसने शहर के भ्रष्टाचार को देखा होगा, शायद दूर से भी, और कॉमिक किताबों के लिए उनका प्यार। एडन ने दोनों चीजों को सहसंबंधित करने की कोशिश की और पता चला कि काय का चरित्र काफी हद तक शहर को उल्टने के लिए कुछ बड़ा शुरू करने की कोशिश के कारण पैदा हुआ था। उसने उन पंक्तियों में से एक के बारे में सोचा जो काय अक्सर कहा करती थी, मैं उसका प्रतीक हूँ जिसे आप अराजकता कहते हैं। उस समय कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक उसके सामने आ गए। काय अगस्त के किरदार के बारे में आपकी समझ बढ़ गई है, उसके प्रति आपका लगाव बढ़ गया है। एक नया कौशल हासिल करने का मौका है। एडन अविश्वास में दूसरी सूचना को देखता ही रह गया। वह पहले वाले के लिए खुश था, क्योंकि यह साबित हो गया था कि वह काय के संबंध में सही दिशा में जा रहा था, लेकिन दूसरी अधिसूचना ने वास्तव में उसे चौंका दिया। अब मुझे क्या हुनर और कैसे? उसने सोचा। उन्हें विश्वास नहीं था कि कौशल अपने आप सामने आ जाएगा। आखिरकार कौशल प्राप्त करने के लिए उन्हें हमेशा कुछ क्रियाएं करने की आवश्यकता होती थी। एक्स स्टार में बैंड मिशन के दौरान बैंड लीडर के रूप में अभिनय करने के बाद उनके पास वाद्य कौशल था। यह उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने खुद को एक अच्छे योजनाकार के रूप में साबित किया, लेकिन यहाँ उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना होगा। तारांकन। जब एडन ब्लैक सैंड्स की शूटिंग में व्यस्त थे, तब उनका फैन पेज नए सदस्यों के साथ हलचल कर रहा था। युद्ध की छाया बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट होने के कारण अब यह 3500 से अधिक सदस्यों को पार कर गया था। वर्तमान में समूह उत्साह पूर्वक चैट कर रहा था, क्योंकि सदस्यों में से एक ने सूट पहने शिकागो में एडन की एक तस्वीर पोस्ट की थी। स्काईनेव्स, एडन शिकागो में क्या कर रहा है? एक संगीत वीडियो। मैं काफी समय से उनके नए गाने का इंतजार कर रहा था, या यह कुछ और है? अप्रैल ऑन रूफ। मैं एक नए संगीत वीडियो पर दांव लगा रहा हूँ। वह युद्ध की छाया के बाद शायद अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनके रोल की काफी तारीफ हो रही है। मैं तुम्हारा पिता हूँ। कई आलोचक उन्हें सिर्फ भारतीय लड़का या भारतीय सैनिक कह रहे हैं। यह थोड़े अजीब है, क्योंकि उसका नाम भारतीय ध्वनि भी नहीं है। herpes_free_since 03। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आलोचक आलसी है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत प्रसिद्ध नहीं है। बिची बीए, वह एक सूट में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि वह एक दिन एक गुप्त एजेंट की भूमिका निभाएगा। वह इसमें सुपर कूल दिखेंगे। हॉलीवुड इनसाइडर, वह किसी भी भूमिका में अच्छे लगेंगे, और मैंने सुना है कि वह अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। एडन फैन। एडन की पत्नी, मैंने उसकी वजह से युद्ध की छाया 3 बार देखी। मुझे उम्मीद है कि इस बार यह एक बड़ी भूमिका है और वह अंत में नहीं मरेगा। मैं उस दृश्य में रोया। How_you_doing। यदि यह एक फिल्म है तो आशा करते हैं कि वह इसमें नहीं मरेगा। हिटलर एक कल्टीवेटर था। हॉलीवुड इनसाइडर, क्या आपको यकीन है कि यह एक और फिल्म है? क्या तुम उसके एजेंट हो? आप इतना क्यों जानते हैं? हॉलीवुड इनसाइडर, हाँ, मेरे सूत्रों ने कहा है, और नहीं, व्यक्तिगत कारणों से मैं अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक प्रशंसक हूँ, एडन का प्रशंसक।
स्काई नेव्स, अगर यह वास्तव में एक फिल्म है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। शायद यह एक बिजनेस ड्रामा है या कुछ और। कल्पना कीजिए कि वह फिल्म में किसी कंपनी का सीईओ या स्टॉक ब्रोकर है। हर छेद एक लक्ष्य है। यह बहुत अच्छा होगा। युद्ध की छाया ने अब तक $80 मिलियन से अधिक की कमाई की है, इसलिए एडन का मूल्य हॉलीवुड मंडली में काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, हम 5 में शुरू कर रहे हैं, जेवियर ने चालक दल की ओर देखते हुए कहा। उनकी बातें सुनते ही कैमरा, लाइटिंग और साउंड क्रू सभी तैयार हो गए। सीन में परफॉर्म करने वाले एक्टर्स ने गहरी सांस ली। इसे यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक दृश्य को सब कुछ देना आवश्यक था। खासकर चालक दल के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण काम था। उन्हें हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना पड़ता था। बस एक गलती और सारी मेहनत बेकार। कल ही रे से जुड़े दृश्यों में से एक को बर्बाद कर दिया गया था क्योंकि ध्वनि उपकरण में अचानक कोई समस्या आ गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे ठीक कर लिया। जेवियर और कई अन्य चालक दल के सदस्यों ने महसूस किया कि यह एक बेकार था क्योंकि रीटेक पहले वाले जितना अच्छा नहीं था। इस तरह के हादसों की वजह से वे काफी सावधानी बरत रहे थे। एडन, तुम सब कुछ समझते हो, है ना? बस आराम करो और अपना सब कुछ दे दो, जेवियर ने उठी हुई आवाज में पूछा। जब उसने एडन को देखा जो बीच में खड़ा था, एक काला सूट और एक पुरानी घड़ी पहने हुए था। उनके पीछे कुछ दूरी पर सिनेमेटोग्राफर खड़े थे। यह शॉट एडन के कॉमिक बुक स्टोर में कदम रखते ही शुरू होगा। लंबी दूरी के शॉट पर मुड़ने से पहले कैमरा उसकी पीठ का अनुसरण करेगा। बस इस विशेष दृश्य के लिए चालक दल ने एक छोटा कॉमिक बुक स्टोर किराए पर लिया है। हाँ, इसे मेरे पास छोड़ दो, एडन ने जेवियर को चिंता न करने का इशारा किया। यह उनका पहला शॉट होने वाला था जिसे विभिन्न भागों में विभाजित किया जाएगा। काय कॉमिक बुक स्टोर में प्रवेश करता है, स्टोर के मालिक के साथ एक छोटी सी बातचीत करता है और फिर एक किशोर लड़के के साथ कॉमिक बुक पढ़ने के लिए बैठता है, जिसे वह मानता था एक मित्र के रूप में। फिर फोकस बातचीत पर स्थानांतरित हो जाएगा क्योंकि यह वास्तव में काय कौन था इस बारे में अधिक जानकारी देगा। यह एकमात्र दृश्य है जहां काय वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह लगता है। एडन ने सोचा, उसके दिमाग में बार बार दृश्य पर जा रहा था। उन्होंने वास्तव में अभी तक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड में निमज्जन का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उनके दिल में थोड़ा संदेह था कि यह कैसे निकलेगा। उन्हें बस उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह काफी अच्छा शॉट दे सकते हैं। यह काय होने का समय है, उसने आंखें बंद करते हुए सोचा। तारांकन 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 ब्लैक सेंस अक्टूबर 13-2015 अधिनियम 3 दृश्य 1 ले। काय धीरे धीरे हल्के कदमों से कॉमिक बुक स्टोर तक गई। गली के आसपास कुछ लोगों ने उसे देखा, लेकिन अपनी आंखें फेरने से पहले उसे एक नजर देखा। जैसे ही उन्होंने कॉमिक बुक स्टोर में प्रवेश किया, उन्होंने एक गहरी सांस ली और देखा कि वहां बहुत सारे लोग नहीं थे, बस कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। उनकी ओर से नजरें फेरते हुए उसने दुकान के मालिक टॉड की ओर देखा, जो उसे वहां देखकर चौंक गया। टॉड, दुकान अच्छी चल रही है, मुश्किल से बच्चे इन दिनों वीडियो गेम की तुलना में कॉमिक किताबों में अधिक नहीं है। काउंटर से बाहर निकलते ही टॉड के लहजे में घबराहट का आभास था। तो आज मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सुपर का एक नया मेरा पैसा, काय ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री अगस्त, इन दिनों दुकान अच्छी नहीं चल रही है, अगर मैं इस महीने को छोड़ सकता। दुकान अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी आपके पास सिगरेट खरीदने के लिए पैसे हैं क्या? वे महंगे नहीं है। काय की नजर अचानक काउंटर पर रखे एक सिगरेट के पैकेट पर पड़ी। उसकी गंध अभी भी हवा में थी। यह सिर्फ एक लत है, आपके पास अपनी लत के लिए पैसा है, आपके जीवन में नहीं। काय ने अपना सिर झुका लिया और टॉड की तरफ देखा, जो पहले से ही स्टोर के आसपास के माहौल के कारण हिल रहा था। स्टोर के आसपास के सभी बच्चे काय को घूर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या होगा। उन्हें एक समय याद आया जब काय ने सड़क पर किसी को पीटा था। कारण अभी भी अज्ञात था, लेकिन सबके मन में लड़ाई अब भी थी। सोचिए कि आपकी प्राथमिकताएं कहाँ हैं। टॉड, मैं यह आपके एक दोस्त के रूप में कह रहा हूँ, और क्योंकि मैं इस गॉडफॉर्सेन सिटी में एक अच्छी कॉमिक बुक स्टोर खोजने में परेशानी से नहीं गुजरना चाहता हूँ। काय ने अपना कंधा थपथपाया। टॉड उससे थोड़ा लंबा था, लेकिन वर्तमान में उसका कद काय से काफी छोटा लगता है। अब मुझे यहाँ कितनी देर तक खड़ा रहना होगा? टॉड ने झट से सिर हिलाया और काय को बिल देने के लिए काउंटर पर दौड़ा। उसने उनकी गिनती भी नहीं की और संतुष्ट होकर काय ने सिर हिलाया। कट गया। दृश्य अच्छा निकला। जेवियर की आवाज गूंज उठी और टॉड का किरदार निभाने वाले अभिनेता ने अपने माथे से पसीना पोंछ लिया। थोड़ी देर के लिए उसने महसूस किया कि वास्तव में एडन की उपस्थिति में उसका दम घुट रहा था। दूसरी ओर एडन ने जेवियर को देखा, जो कैमरे पर इस दृश्य पर जाते हुए मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अंतिम परिणाम से बहुत संतुष्ट थे। ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा टेक करने की जरूरत नहीं है। यह सोचकर कि एडन ने आह भरी दृश्य के बीच में, उन्हें लगा जैसे वह काय की तरह अधिक से अधिक हो रहे थे, और उनकी विसर्जन समाप्त होने के बाद भी यह भावना उनके साथ बनी रही। मेरा विसर्जन वास्तव में मजबूत हो गया है। हालांकि शूटिंग के दौरान उनका डूबना उनके लिए एक बड़ा साधन होने वाला था, लेकिन एडन को यह भी डर था कि वह फिल्म के अंत में काय के चरित्र में बहुत डूब जाएंगे। चलो बस शूटिंग पर ध्यान दे, उसने सोचा। उसकी चिंताओं को उसके दिमाग के पीछे धकेल दिया।
तारांकन 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 ब्लैक सैंड्स अक्टूबर 13-2015 अधिनियम 3 दृश्य 7-3 ले। कॉमिक बुक स्टोर का दरवाजा खुला और लगभग 13 साल का एक युवा लड़का आज आने वाली कॉमिक किताबों के नए बैच की तलाश में अंदर आया। तभी उसकी नजर काय पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी कॉमिक बुक पढ़ रही थी। अन्य लोगों के विपरीत लड़का काय से बहुत नहीं डरता था। हालांकि जब भी वह उसे देखता उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी का भाव रहता। फिर भी वह चला गया और काय के पास बैठ गया। तभी टॉड चला गया और छोटे बच्चे को एक कॉमिक दिया। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अजीब लग सकता है जिसने पहली बार दृश्य देखा हो, लेकिन नियमित ग्राहकों को यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगा। केवल इस बच्चे को तरजीह दी गई। इससे पहले कि वह पढ़ना शुरू करे, बच्चे ने काय को देखा और कहा, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है। एक बार फिर से शुरू करने से पहले काय ने पढ़ना बंद कर दिया। बच्ची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बोलना जारी रखा, वो ठीक हो रही है, हालांकि वह अभी चल नहीं सकती। मेरी बहन घर का सारा काम कर रही है। काय ने कुछ नहीं कहा और कॉमिक पढ़ना जारी रखा। छोटा बच्चा काय की चुप्पी से परेशान नहीं था। वह जानता था कि काय को उसकी मां के ऑपरेशन और उसके परिवार की स्थिति के बारे में पता है। वास्तव में काय गली के आसपास रहने वाले अधिकांश परिवार को जानने लगता था। शायद यह एक कारण था कि काय को गली का शैतान कहा जाता था। कम से कम चच में पिता उसे तब तक बुलाते थे जब तक कि वह नहीं कर पाता। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? आर्ची ने अचानक कहा और काय ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह पूर्व को जाने के लिए कह रहा हो। क्या तुमने कभी किसी को मार डाला है? काय के लिए यह एक अजीब सवाल था और थोड़ा सोचने के बाद उसने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। तुम क्यों जानना चाहते हो? मेरी माँ ने कहा कि तुम एक बुरे इंसान हो और मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारा काम अपने लाभ के लिए लोगों को मारना है। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। आर्ची काय हंसा, फिर जारी रखने से पहले थोड़ा और गंभीर हो गया। मैंने लोगों को मार डाला है और जाते जाते और मारूंगा। और हाँ, यह मेरे अपने लाभ के लिए है, लेकिन मैं उन लोगों से अलग नहीं हूँ जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, जो इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे शहर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आर्ची को अपनी बात मानने में थोड़ा वक्त लगा। वह इससे भ्रमित और भ्रमित दोनों था, लेकिन काय ने पहले ही कॉमिक बुक के पन्नों को पलटना शुरू कर दिया था। आप कैसे अलग नहीं हैं? हम दोनों शक्ति वाले लोग हैं और हम इसे बनाए रखने के लिए एक ही काम करते हैं। तरीके अलग हैं। मेरा तरीका मुझे गैंगस्टर बनाता है और उनका तरीका उन्हें राजनेता बनाता है। इसलिए हमें अलग करने वाली एक महीन रेखा है जो हो भी सकती है और नहीं भी। काय ने समझाया। उसकी आंखें अभी भी कॉमिक के पन्नों को स्कैन कर रही हैं। उनके विचार आम लोगों से बहुत अलग थे, लेकिन उन्हें परिणाम मिले। उसके लिए रास्ता तब तक मायने नहीं रखता था जब तक वह हासिल नहीं कर लेता जो वह चाहता था। क्या आप कह रहे हैं कि राजनेता गैंगस्टर से बदतर नहीं है? आर्ची ने उस सब के बारे में अपना दृष्टिकोण सुनना चाहा। अगर कुछ है तो मैं कुछ भी नहीं छिपाता। जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, राजनीति परेशानी की तलाश करने, उसे हर जगह ढूंढने, गलत निदान करने और गलत उपचार लागू करने की कला है। फिर वे अपनी ही समस्याओं को राष्ट्रीय सरोकारों का रूप दे देते हैं। मैं इसे मूर्खों को मूर्ख बनाने की मूर्खता की चाल कहता हूँ। काय आम लोगों को जोकर कह रहा था, लेकिन वह वास्तव में यही सोचता था और यही कारण भी था कि उसे उनका शोषण करने में कभी बुरा नहीं लगा। उनके दिमाग में हर व्यक्ति किसी न किसी का शोषण कर रहा था और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दुनिया बढ़ती जा रही थी। यह कहने के बाद काय उठ खड़ा हुआ, अपनी कॉमिक बुक को एक शेल्फ पर रख दिया और अपने शरीर को थोड़ा सा फैला लिया। फिर उसने आर्ची को देखा, जो उसके शब्दों के बारे में अधिक सोच रही थी। बच्चे, राजनीति या गिरोह में मत पड़ो, दोनों तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। ऐसी नौकरी ढूंढिए जहां आप एक आम आदमी को कानूनी तौर पर लूट सके। मेरे विचार से यह सबसे अच्छा काम है। काय ने उसके बाद कॉमिक बुक स्टोर छोड़ दिया, जबकि आर्ची अपने शब्दों के बारे में सोचती रही जो विचार उसने प्रस्तुत किए। कट गया। जेवियर की आवाज सेट के माध्यम से फिर से गूंज उठी और दृश्य समाप्त हो गया। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड 68 अध्याय 068। काले सन्यासी अक्टूबर 15-2015 अधिनियम 4 दृश्य 6-1 लो। कृपया मुझे मत मारो, कृपया, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जमीन पर संघर्ष करते हुए एक आदमी ने भीख मांगी। उसे एक पुराने गोदाम में बंदी बनाकर रखा गया था और वह चिल्लाता भी था, तो यहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और वह अपने मुंह से केवल भीख मांग सकता था। उम्मीद कर रहा था कि उसके सामने लोगों का समूह उसे बख्श देगा। वे सभी शहर के सबसे कुख्यात बदमाशों में से एक के नेतृत्व में थे। मुझे एक कारण बताओ कि मुझे तुम्हें बख्श देना चाहिए। शहर के लिए आपका क्या मूल्य है? काय ने उस आदमी को घूरते हुए पूछा, जिसके पास बंदूक थी, जिसका उद्देश्य बाद में था। यह आदमी वह था जिसने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। आमतौर पर काय उसके पीछे नहीं जाता, लेकिन पहले वाले ने उसके चेहरे पर उसका अपमान किया था, जो उसे पसंद नहीं था। मेरी पत्नी और मेरी बेटी, उनके लिए कृपया, मैं मरना नहीं चाहता। मैं आपसे विनती करता हूँ।
उस आदमी ने भीख मांगी, अपने शरीर को काय के पैरों की ओर धकेला, लेकिन उसने बस उसे पेट में लात मारी और हंसा जैसे वह उस आदमी का मजाक उड़ा रहा हो। मुझे नहीं लगता कि आप वास्तविकता जानते हैं। तुम्हारी पत्नी एक वेश्या है, उसने बहुत से लोगों को चोदा है। आपकी बेटी, ठीक है, अगर उनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे सख्त हो जाते हैं। वो मुस्कुराया, मैं व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी एक वेश्या नहीं है। टकराना। वाक्य के बीच में उस व्यक्ति के शरीर के शिथिल होते ही गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया और उसके पेट से खून बहने लगा। काय के अधीनस्थों में से एक ने यह जांचने के लिए झुककर देखा कि क्या वह आदमी वास्तव में मर चुका है, और उसने काय को सिर हिलाया। वह मर चुका है, वह अजीब तरह से मर गया। कल्पना कीजिए कि मेरी पत्नी वेश्या नहीं है। आपके अंतिम शब्द हैं, इस व्यवसाय में यही कॉमेडी है। यह कहते हुए काय ने दूसरे अधीनस्थ को बंदूक दे दी, क्योंकि दो अन्य ने शरीर को साफ करना शुरू कर दिया। आह भरते हुए काय ने एक टूटी हुई खिड़की की ओर देखा, जहां से प्रकाश की किरण आ रही थी। कट गया। तभी सीन खत्म हो गया। जेवियर ने अभिनेताओं को एक अंगूठा दिया और अभिनेता जो उस आदमी की भूमिका निभा रहा था जिसे काय ने गोली मारी थी, उसके शरीर से धूल हटाने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े लाल थे, क्योंकि उसके कपड़ों के नीचे खून की थैली फट गई थी। यह आमतौर पर फिल्म में खून दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा काम है, किक के लिए क्षमा करें, एडन ने उसके पास चलते हुए कहा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका अभिनय बहुत अच्छा है, धोखेबाज, इसे जारी रखो। इतना कहने के बाद अभिनेता चेंज करने के लिए वापस मेकअप रूम में चला गया। उनके सीन अब खत्म हो चुके थे, इसलिए वह सेट छोड़ सकते थे। इसके साथ काय के लिए परिचयात्मक दृश्य खत्म हो गए हैं। एडन ने सोचा, एक कुर्सी पर बैठने के लिए चल रहा है, क्योंकि चालक दल ने सब कुछ खत्म करने और अगले दृश्य पर जाने की कोशिश की। अब तक उन्होंने जो दृश्य शूट किए थे वे कमोबेश फिल्म के शुरुआती हिस्से में आने वाले थे, जहां चार्ल्स के चरित्र को शहर में खाली संतों के बारे में बताया गया है। यह काय के चरित्र पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। वह फिल्म के बीच में ही मरने वाला है, हालांकि उनका असर सबसे ज्यादा फिल्म के आखिरी हिस्से में देखने को मिलेगा। उनका दिमाग फिल्म के चरमोत्कर्ष पर वापस चला गया। हो सकता है उस तरह के चरमोत्कर्ष के कारण स्क्रिप्ट को सिस्टम द्वारा एक उच्च अंक दिया गया हो। हालांकि यह थोड़ा ऊपर था, लेकिन इसने वास्तव में कुछ ऐसा पेश किया जिसकी दर्शकों को उम्मीद नहीं थी। एडन जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, वेड अचानक उसके पास आया। तुम कहाँ थे? एडन ने पूछा कि वेड उसके बगल में बैठे हैं। उसके चेहरे की मुस्कान से उसे लगा जैसे उसके पास उसके लिए कुछ अच्छा है। एक सहायक निदेशक से बात कर रहा था। बहरहाल, क्या आपने हॉलीवुड वीकली के बारे में सुना है? क्या यह एक पत्रिका नहीं है? यह काफी प्रसिद्ध है। एडन को जो पता था उसके अनुसार हॉलीवुड वीकली एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, विशेष रूप से एलए और न्यूयॉर्क में। उनके पास विभिन्न अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और यहाँ तक फिल्म निर्माताओं की एक अनूठी कहानी होगी। हाँ, मुझे उस पत्रिका के एक रिपोर्टर का फोन आया। वे अपने एक कॉलम के लिए आपका साक्षात्कार लेना चाहते हैं। जाहिर तौर पर वे स्टार रूकीज की थीम के लिए जा रहे हैं और शैडोज ऑफ वॉर की लोकप्रियता के कारण आपके साक्षात्कार को प्रदर्शित करेंगे। एडन ने चौड़ी आंखों से वेड को देखा। उन्हें इस तरह के इंटरव्यू की उम्मीद नहीं थी, खासकर एक मशहूर अखबार से। मैंने सोचा था कि वे किसी बड़ी एजेंसी से किसी को प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं कि उनके पास हमेशा धोखेबाज होते हैं जो अगली बड़ी सनसनी बन सकते हैं। एडन ने थोड़ा शांत होने के बाद पूछा, यह शायद इसलिए है क्योंकि आप एक हिट फिल्म में हैं जो अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है। आपका रोल भी प्रभावशाली था, इसलिए कुछ समय के लिए लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह मर जाएगा, लेकिन वे शायद इस दौरान इससे लाभ उठाना चाहते हैं। हॉलीवुड में एक अभिनेता जो चलन में था, उसे 2 दिनों में आसानी से दूसरे के साथ बदल दिया गया था। इसलिए एक भरोसेमंद अभिनेता बनने में सालों लग जाते हैं जिसे लोग भूल नहीं पाएंगे। यह अच्छी तरह से जानने के बाद एडन को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उसे अचानक एक साक्षात्कार करने के लिए क्यों कहा गया। वैसे भी यह हमारे लिए काफी अच्छा अवसर है। समाप्त करने के बाद हम साक्षात्कार में जाएंगे। रिपोर्टर ने कहा कि वह आपसे उस होटल में मिल सकता है जिसमें हम ठहरे हुए हैं। ठीक है, मेरा नाम हेनरी जॉनसन है, मैं हॉलीवुड वीकली का रिपोर्टर हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। एडन सिल्वरिए, इसी तरह आपको देखकर अच्छा लगा। जब वे होटल की लॉबी में बैठे तो सूट पहने एक लंबे आदमी और एक पेशेवर मुस्कान ने अपना हाथ हिलाया। वेड ने उन्हें यह कहते हुए अकेला छोड़ दिया था कि वह बाहर जाकर धूम्रपान करेंगे। हालांकि यह उनका पहला आधिकारिक साक्षात्कार था। एडन बहुत घबराए नहीं थे, क्योंकि एक्स स्टार में उनके इस प्रकार के कई साक्षात्कार थे। इसने उसे किसी तरह अजीब या थोड़ी भ्रमित करने वाली बातें नहीं कहने के लिए तैयार किया था, जिनका गलत अर्थ निकाला जा सकता था। उन्होंने इस पाठ को कठिन तरीके से सीखा था। तो एडन, लगता है कि पिछले कुछ महीने आपके लिए काफी खराब रहे हैं। आपने अपने दोनों क्षेत्रों में काफी सुधार किया है। आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करने के बाद हेनरी ने एक बहुत ही सरल प्रश्न के साथ साक्षात्कार शुरू किया।
एडन का साक्षात्कार लेने से पहले वह कम से कम अपनी पृष्ठभूमि का थोड़ा अध्ययन कर सकता था, और यहाँ तक वह एक अनुभवी रिपोर्टर यह देखकर थोड़ा हैरान था कि एडन ने थोड़े समय में अपने करियर में छलांग लगाई थी। मैं अगले दिन के लिए उत्साहित महसूस करते हुए हर रात सोने जाता हूँ, इसलिए मैं कहूंगा कि चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। मैंने लंबे समय तक एक अवसर पाने के लिए कड़ी मेहनत की और किसी तरह एक्स स्टार के बाद मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसे मौके मिले जिन्हें मैं सौभाग्य से हड़पने में सक्षम था। क्या आपको एक्स स्टार पर समाप्त होने का पछतावा है? उन्होंने एडन को लंबे समय के बाद एक्स स्टार के बारे में सोचने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब देने में देर नहीं लगाई। नहीं, मुझे कुछ भी पछतावा नहीं है। मेरा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि राहेल मुझसे बेहतर थी और मैंने इसे बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। क्या यह आपके लिए अच्छा नहीं था जब आपका गीत संगीत चार्ट में बहुत पहले नहीं आया था? मैंने यह कहते हुए टिप्पणियां देखी कि आपने बदला लिया है। हेनरी ने उससे यह पूछकर एक विवादास्पद उत्तर देने की कोशिश की, अगर वह वास्तव में कहता कि यह बदला है, तो लोग बस यही सोचेंगे कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में द्वेष था। मुझे नहीं लगता कि यह बदला था। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह काफी संयोग था। उसका गाना मेरे और ग्रे के गाने के साथ ही रिलीज हुआ था, इसलिए लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि यह कैसे एक बदला या रीमैच परिदृश्य था। हालांकि आपको अच्छा लगा जब आपका गाना उसके पार हो गया, है ना? जब गाने ने चार्ट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रदर्शन किया तो मुझे खुशी हुई। एडन ने इसके अलावा और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और हेनरी उदास होकर अगले विषय पर चले गए। आपकी फिल्म युद्ध की छाया बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही है और लोग इसे हाल के दिनों में सर्वश्रेष्ठ युद्ध फिल्मों में से एक कह रहे हैं। आपके रोल की काफी तारीफ भी हुई थी। क्या आप हमेशा मानते हैं कि फिल्म अच्छा करेगी? आपने इसे अपनी पहली स्क्रिप्ट के रूप में क्यों चुना? युद्ध की छाया लोकप्रियता के कारण हेनरी एडन के साथ एक साक्षात्कार भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने गायन करियर के बजाय उस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। मैंने यह स्क्रिप्ट नहीं चुनी, मैं वास्तव में हर ऑडिशन कर रहा था और शैडोज ऑफ वॉर उनमें से एक था। मुझे पता था कि कोई मुझे ऑडिशन देने में मदद करने में सक्षम था क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो दक्षिण एशिया से हो, और इस तरह मुझे यह भूमिका मिली। इसलिए यह किसी और चीज की तुलना में कुछ काम पाने की हताशा के कारण अधिक था। एडन ने कहा कि हेनरी को आखिरी पंक्ति पसंद आई। उनके जैसे कई संघर्षकर्ताओं की तरह वह एक ऐसे अभिनेता थे जो अमेरिका में रहने के लिए पैसा पाने के लिए भूमिकाएं कर रहे थे, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने अवकाश पर स्क्रिप्ट चुन सके। बेरोजगार न होने की हताशा से सीधे पैदा हुआ एक अभिनेता। मैंने सुना है कि आप इस समय अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। क्या आप मुझे इसके और अपने चरित्र के बारे में कुछ बता सकते हैं? हेनरी ने पूछा और उसे एक संक्षिप्त सारांश देने से पहले एडन ने सिर हिलाया। कुछ महीने पहले फिल्म के नाम की घोषणा की गई थी। इसे ब्लैक सैंड्स कहा जाता है। यह अन्य रोचक और अद्वितीय तत्वों के साथ मिश्रित एक गैंगस्टर ड्रामा है। कहानी शहर के क्राइम बॉस पर केंद्रित है। जहां तक किरदार की बात है, मैं काई नामक एक लड़के की भूमिका निभा रहा हूं, जो क्राइम बॉस में से एक है। क्या आप एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं? मुख्य खलनायक? हेनरी ने जिज्ञासु से पूछा, लेकिन एडन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, वो एक छोटा किरदार है जिसका बड़ा प्रभाव है, इसलिए यह प्रमुख खलनायक नहीं है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि वह उन लोगों के दिमाग में रहेगा जो फिल्म देखने जाएंगे। वर्सेटाइल सुपरस्टार राइज इन हॉलीवुड अध्याय 069। आप कैसे कह सकते हैं कि वह लोगों के दिमाग में रहने वाला है? क्या आपको अपनी एक्टिंग पर इतना भरोसा है? जब हेनरी ने आइडेन के उत्तर में और अधिक झांकने की कोशिश की तो बाद वाले ने एक अजीब सी मुस्कान दी और समझाने की कोशिश की। नहीं, यह मेरे बारे में नहीं है, बल्कि चरित्र के बारे में है। मुझे लगता है कि काय का किरदार लोगों के जेहन में रहेगा। जैसा मैंने कहा, वह ऐसे व्यक्ति हैं जो कहानी में बहुत अधिक प्रभाव पैदा करेंगे। लेकिन आपकी भूमिका छोटी है। हाँ, एडन ने सिर हिलाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरी भूमिका बहुत अधिक नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि चरित्र अच्छा नहीं है। हेनरी ने एक मुस्कान दी और अगले प्रश्न पर चले गए। वह एडन से बहुत सी दिलचस्प बातें पूछ सकता था, हालांकि पत्रिका के प्रकाशित होने से पहले उनमें से अधिकांश को संपादित किया जाएगा। पत्रिका केवल एडन में एक छोटे से कॉलम के लिए रुचि रखती थी, इसलिए साक्षात्कार में बहुत सारे बिंदु प्रकाशित नहीं होंगे। मैंने टॉयलर रीड को सुना, एक और बदमाश जो लोगों को लगता है कि बहुत अधिक क्षमता है। उसी चरित्र के लिए भी ऑडिशन दिया, लेकिन अंत में आपको भूमिका मिली। क्या आपको लगता है कि आप उससे बेहतर थे? हेनरी ने एक बार फिर थोड़ा विवाद करने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने अपने एक कनेक्शन से सुना था कि टॉयलर ब्लैक सैंड्स में भूमिका नहीं मिलने पर बहुत गुस्से में था, इसलिए अगर उसने इसे ऐसा बना दिया कि उन दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता है, तो इसे बहुत सारी आंखें मिलेंगी। लेकिन एडन तैयार था। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि यह सवाल निर्देशक के लिए बेहतर है। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है जब आप पास हुए और वह नहीं आया? शायद किसी तरह की सलाह। मैं उसे सलाह देने वाला कोई नहीं हूँ। एडन अपनी राय पर अडिग रहे और हेनरी के पास अगले सवाल पर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए उसने अपने नोट्स को देखा और एक दिलचस्प बिंदु पाया।
मुझे पता चला है कि आप किसी अन्य बड़ी एजेंसी के साथ अनुबंधित नहीं हैं, क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ, सोचने के बाद मैंने मुक्त बाजार से एक एजेंट चुनने का निर्णय लिया। मैं बस कुछ वर्षों के लिए अनुबंध नहीं करना चाहता था। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव जो मुझे मिले वे चाहते थे कि मैं गायन और अभिनय दोनों के बजाय केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करूं। मुफ्त एजेंट का तरीका मेरे लिए और अधिक सुविधाजनक था। हेनरी ने इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। यह विशेष रूप से दिलचस्प लगा। मैं इसे समझता हूं, लेकिन जब जूडी हॉलैंडर जैसे समान आयु वर्ग के अभिनेताओं को बड़ी फिल्मों में भूमिकाएं मिलती हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? जूडी को हाल ही में एक सुपर हीरो फिल्म में एक बड़ा हिस्सा मिला, जिसका बजट 200 मिलियन से अधिक था। मैं उनकी सफलता के लिए खुश हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस रास्ते पर चलकर सफल हो सकता हूं जिस पर पहले से ही कई लोग चल रहे हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं किसी दिन हॉलीवुड में अपना नाम बनाऊंगा। संतुष्ट होकर हेनरी अन्य प्रश्नों पर चले गए। एक एक करके उसने आइडेन के बारे में तरह तरह के सवाल पूछे, उनके परिवार पर, थोड़ा सा एक्स स्टार पर राहेल के साथ विवाद और यहाँ तक उनकी अन्य भविष्य की परियोजनाओं के बारे में भी। 1 घंटे के बाद ही साक्षात्कार समाप्त हो गया था। तारांकन तारांकन तारांकन, क्या सब कुछ सेट है? जेवियर ने अपने सहायक निदेशक से पूछा और चारों ओर देखा। वे वर्तमान में एक पीछा करने वाले सीक्वेंस के लिए बीच सड़क पर शूटिंग कर रहे थे। ग्रेनाइट फिल्मों के लिए अधिकारियों से अनुमति लेना पहले से ही एक कठिन काम था। जब टाइटन स्टूडियो ने उनकी मदद की थी तब जाकर उन्हें अनुमति मिली थी। हाँ, अभिनेता भी तैयार हैं, हम किसी भी क्षण शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हम लंच ब्रेक लेने जा रहे हैं अगर हम इस बार ठीक नहीं हुए। जेवियर अधीर हो रहा था क्योंकि आधा दिन हो चुका था, लेकिन पीछा करने का क्रम अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। यह 3 मिनट का चेस सीक्वेंस था जिसे कई हिस्सों में बांटा गया था। यहाँ तक गली के पास रहने वाले कुछ निवासी भी पीछे की ओर इकट्ठा हो गए थे। शूटिंग देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन कुछ घंटों के बाद वे भी चले गए थे। यह वह हिस्सा था जहां चार्ली मॉर्गन द्वारा काय का पीछा किया जाएगा। यह एक पैर पर पीछा करने से शुरू होने वाला एक बहुत ही रोमांचक दृश्य था जो बाद में बीच में कारों में बदल जाएगा। बात यह थी कि वे इसे बहुत खराब कर रहे थे, या तो खराब शॉट के कारण या अभिनेता इसे गड़बड़ कर रहे थे। चेस सीक्वेंस स्टंट डबल्स की मदद से पहले ही कर लिया गया था, लेकिन कार सीन के लिए जेवियर चाहते थे कि असली कलाकार इसे करे। दोनों ने हामी भी भर दी थी। अभी तक वे बहुत बदकिस्मत थे। अपने सहायक से बात करने के बाद उसने अपने पहने हुए हेडसेट को थपथपाया। यह पहले से ही एडन और रे दोनों से जुड़ा हुआ था जो पहले से ही कार में बैठे थे। एडन, रे, इस बार इसे काम करने की कोशिश करो। यह सिर्फ 1 मिनट का शॉट है। कैमरा आपके चेहरे का क्लोजअप लेगा, इसलिए इसे सही से करें। मैं समझता हूँ। ठीक है। हेडसेट से 2 आवाजें निकली और संतुष्ट होकर जेवियर ने चालक दल को सूचित करने के लिए अपना लाउडस्पीकर उठाया कि वे अब शॉट लेने जा रहे हैं। तैयार हो जाओ सब लोग, हम शुरुआत कर रहे हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। ब्लैक सैंड्स, अक्टूबर 28-2015, एक्ट 8, सीन 6, टेक 9। मुझे बचना है चाहे कुछ भी हो। आइडेन के मन में यही विचार था क्योंकि विसर्जन के प्रभाव से उसने खुद को काय के साथ एकाकार पाया। उसका मन कुछ इस तरह सोचने लगा कि काय कैसे सोचेगा। उनके कौशल ने उन्हें जो भी किरदार निभाया उस पर बढ़त दी। बिना समय गंवाए उसने कार के एक्सीलेटर पर कदम रखा और आगे बढ़ गया। रियर व्यू मिरर में वह चार्ल्स की कार का पीछा करते हुए देख पा रहा था। आज नहीं। अधिकारी कोने के चारों ओर मुड़ने की कोशिश करते हुए वह बुदबुदाया। सड़क पर कम लोग थे, लेकिन काय को कोई परवाह नहीं थी। वह आज पकड़े जाने वाले नहीं थे, विशेष रूप से मात्र एक अधिकारी द्वारा। किसी तरह किसी ने पुलिस विभाग को उनके हाथ आने के लिए पर्याप्त सबूत दिए थे। वह जानता था कि उसकी योजनाओं से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उसके गिरोह में एक चूहा होना चाहिए और चूहों को कुचलने की जरूरत है। अगर वह गिरफ्तार हो जाता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि काय सबसे कम उम्र के अश्वेत संत थे, फिर भी उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। पिछले संत के संपर्क जो उन्हें तब प्राप्त हुए थे जब उन्होंने बाद वाले को मार डाला था और अपना पद ग्रहण कर लिया था, वे अभी भी अंतिम खाई के प्रयास के रूप में उपलब्ध थे। अगर जेल भी जाता तो छूट जाता, लेकिन चूहा उससे पहले ही निकल जाता। मुझे उसे अपने जूतों के नीचे मारना था, उसने सोचा, और तभी उसने चालक दल को एक बिंदु पर खड़ा देखा। जैसे ही उनकी कार ने बिंदु पार किया, निर्देशक की आवाज आई, कट गया। ठीक है, वह अच्छा था, यह आखिरकार हो गया। यह सुनकर उसके ईयरपीस पर आइडेन मुस्कुराया। जैसे ही उसने कट सुना था, विसर्जन समाप्त हो गया था और वह अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ गया था। हालांकि उनकी आभा को एडन में बदलने में थोड़ा समय लगा। जब भी वे विसर्जन से गुजरते तो उनकी आभा काय में थोड़ी बदल जाती और उसे सामान्य होने में थोड़ा समय लगता। काय के प्रति आपका चरित्र अपनापन बढ़ रहा है। जैसे ही उसे अचानक संदेश मिला, वह मुस्कुराया। तारांकन तारांकन तारांकन, यो धोखेबाज, जब आप एक बार में हो तो आपको पीना चाहिए या वहां ग्राहम की तरह नृत्य करना चाहिए।
रे ने कहा, आइडेन पर उत्सुकता से नजर डालते हुए और ग्राहम रूड की ओर इशारा किया जो ब्लैक सैंड्स में मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे थे। वह एक 50 वर्षीय दिग्गज अभिनेता थे जो अपने पूरे करियर में कई फिल्मों और श्रृंखलाओं का हिस्सा रहे हैं। वह नाइट सिटी डरहम रोड्रिक में सबसे बड़े माफिया बॉस की भूमिका निभा रहे थे। इस समय माफिया बॉस एक दो ड्रिंक करने के बाद एक पॉप गाने पर डांस कर रहा था। उसे देखकर एडन यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि उसकी उम्र के हिसाब से उसमें बहुत अधिक ऊर्जा है। शूटिंग के बाद कलाकारों ने एक व्यस्त दिन की समाप्ति का जश्न मनाने के लिए एक बार जाने का फैसला किया था। स्वचालित रूप से एडन को भी आमंत्रित किया गया था और सेट पर अपने समय से उन्होंने रे और कुछ अन्य कलाकारों के साथ काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी। मैं बस कल की शूटिंग के बारे में सोच रहा था। काई और चार्ल्स के बीच पूछताछ दृश्य। मैं सोच रहा था कि उस दौरान मुझे काई की तरह कैसे होना चाहिए क्योंकि यह उनके आखिरी दृश्यों में से एक है। एडन ने अपनी चिंताओं को संबोधित किया और रे ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। आप पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप उसे पर्याप्त शैतानी आभा या जो कुछ भी कहते हैं उसके साथ खेलते हैं। रे ने अपने गिलास से एक घूंट लिया। यदि आप और जोड़ना चाहते हैं तो यह सोचने की कोशिश करें कि वह कुछ स्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा। मेथड एक्टिंग सही मायने में पात्रों के स्तर को 4 तक पहुंचाने के लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। मैं कोशिश करूंगा। एडन ने सिर हिलाया। वैसे भी बार में काम करने के बारे में मत सोचो, बस आनंद लो। यहाँ कोई अच्छी लड़की लाओ और उससे बात करो। मैं जो जानता हूँ उससे आप सिंगल हैं। ठीक है, एडन ने मुस्कुराते हुए कहा और बार के चारों ओर देखा। एडन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मेकअप आर्टिस्ट मिरांडा, जो ब्लैक सैंड्स पर काम कर रहा था, ने आइडेन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले का युवक भी अपने हाथ में स्क्रिप्ट में डूबा हुआ था, कुछ सोच रहा था। वह लंबे समय से फिल्म उद्योग में काम कर रही थी, वास्तव में 10 साल से अधिक, लेकिन उसने कभी भी एडन जैसा व्यक्ति नहीं देखा था जो हमेशा सेट पर स्क्रिप्ट देखता रहता था। उसे लगा जैसे वह बहुत कठिन प्रयास कर रहा था। एडन, मुझे आपका मेकअप शुरू करने की जरूरत है। अंत में उसने उसके कंधों पर थपथपाया और उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कुछ भ्रम था। क्या हुआ मिरांडा? मुझे दृश्य के लिए आपका मेकअप करने की जरूरत है। आपको अपना सिर स्क्रिप्ट से बाहर कर देना चाहिए, खासकर जब आप अपनी शूटिंग के अंत में हो। मिरांडा ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि एडन थोड़ा बेतुका हो रहा है। सच्चाई यह थी कि वह वास्तव में अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि अपने सिस्टम के संकेतों को देख रहे थे। मुझे माफ करें, मैं कोशिश करूंगी कि जब आप मेकअप करें तो सीधे बैठने की कोशिश करें। अच्छा, मिरांडा ने सिर हिलाया। फिर थोड़ा उत्सुक महसूस करते हुए उसने पूछा, आप स्क्रिप्ट में वैसे भी क्या सोच रहे थे? काई के बारे में एडन झूठ बोला, एक बहाना बना रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बहुत अधिक सोचना चाहिए। बस अपने अंतिम दृश्यों को पूरा करें और आपका काम खत्म हो जाएगा। जेविया आपके अभिनय से पहले ही काफी खुश है। मिरांडा ने अपने चेहरे पर मेकअप लगाना शुरू कर दिया। इस पर एडन बस अजीब तरह से मुस्कुराया। वह अचानक अपनी भूमिका के बारे में अत्यधिक गंभीर होने का कारण कुछ दिनों पहले उन्हें प्राप्त हुई सिस्टम अधिसूचनाओं के कारण था। कैरेक्टर काई अगस्त के बारे में आपकी समझ बढ़ती जा रही है, उसके प्रति आपका लगाव बढ़ गया है। आपके लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत किया गया है। आप एक नया कौशल अनलॉक करने से एक कदम दूर हैं। आपको नए कौशल प्राप्त करने के लिए अभिनय की बाधाओं को तोड़ने की जरूरत है। यदि आप अंतिम कदम उठा सकते हैं तो कई पुरस्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन सूचनाओं ने उन्हें कौशल पर हाथ रखने के लिए तुरंत थोड़ा लालची बना दिया, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में एडन काई के किरदार को थोड़ा और समझने के लिए काफी वैल्यू दे रहे थे। इसने उसे सेट न होने पर भी काई के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक वेट को उसके लिए थोड़ा चिंतित भी कर रहे हैं। लेकिन एडन इस नए कौशल को हाथ में लेने के लिए बहुत प्रेरित थे, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वह अन्य अभिनेताओं की तुलना में कई स्तरों से पीछे है। वह किसी भी तरह से इसकी भरपाई करना चाहता था। कई कौशलों में हाथ बटाना ही उनका एकमात्र तरीका था। अरे मिरांडा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? एडन ने अचानक पूछा और मिरांडा ने सिर हिलाया। अपने चेहरे पर मेकअप लगाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। अगला दृश्य वे शूट कर रहे थे जब काई को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा और चार्ली द्वारा पूछताछ की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच शहर और उसमें भ्रष्टाचार के बारे में आगे पीछे होगा। इस दृश्य में काई को यह देखने की जरूरत थी कि पूछताछ से पहले किसी ने उसे पीटा था, इसलिए मिरांडा उसके चेहरे पर कुछ गंदा मेकअप लगा रही थी। जारी रखें। आपने बहुत सारे अभिनेताओं को देखा है ना? क्या आपने कभी उनमें से एक को चरित्र की बेड़ियों को तोड़ते हुए और स्वयं चरित्र बनते हुए अनुभव किया है? सकारात्मक उत्तर देने से पहले मिरांडा ने प्रश्न के बारे में कुछ देर सोचा। वास्तव में मेरे पास है। कोई 10 साल पहले मैं एक स्वतंत्र फिल्म पर काम कर रहा था। वहाँ एक अभिनेता ने वास्तव में खुद को 1 महीने के लिए एक अपार्टमेंट में बंद कर दिया, क्योंकि फिल्म में उसके चरित्र ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा अपने चरित्र के दर्द को महसूस करने के लिए, अपने चरित्र के समान करने के लिए किया था। अभिनेता कभी भी प्रसिद्ध नहीं हुआ और अंततः करियर बदल गया, लेकिन मैंने जो अभिनय देखा है वह सबसे अच्छा प्रदर्शन था। फिर भी क्यों पूछ रहे हो?
बस यह जानना चाहता था कि क्या अभिनेता बेहतर प्रदर्शन देने के लिए वास्तव में पागल चीजें करते हैं। वे करते हैं। जाहिर है कई लोग एक्टिंग को अपनी जान से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। एडन ने सिर हिलाया। उसके शब्दों ने उसके मन को थोड़ा स्पष्ट कर दिया। उनके मामले में वह वास्तव में इतने कम समय में काय के जीवन से नहीं गुजर सकते, लेकिन शायद उनके पास एक चीज थी जो किसी अन्य अभिनेता के पास नहीं थी, और वह थी विसर्जन। मुझे लगता है कि केवल एक चीज जो मैं यहाँ कर सकता हूँ वह दृश्य को जितना संभव हो उतना वास्तविक बनाने की कोशिश करना है। मिरांडा द्वारा अपना मेकअप करने के बाद अंततः निर्णय लेने से पहले वह कुछ समय के लिए गहन विचार में था। फिर फिल्मांकन शुरू होने से पहले उन्होंने चुपचाप रे से थोड़ा अनुरोध किया। तारांकन 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 काले संत अक्टूबर 30-2015 अधिनियम 10 दृश्य 3:1 लो। ड्रग्स, हत्याएं, जबरन वसूली, अपहरण, हमारे पास रिकॉर्ड में ये चीजें हैं, तुमने और क्या किया है? चार्ली मॉर्गन ने अपने सामने युवा अपराधी को घूरते हुए पूछा, जो सिर्फ मुस्कुरा रहा था, भले ही वह पुलिस हिरासत में हो, पूछताछ कर रहा हो। उसकी एक आंख काली थी जैसे किसी ने उससे मुक्का मारा हो, और उसके गालों पर चोट के निशान थे। फिर भी वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। हथकड़ी लगाकर बैठने पर भी भय का नामोनिशान नहीं देखा जा सकता था। कुछ नहीं, मैं बस एक साधारण आदमी हूँ, उसने कहा, जैसे वह उसके सामने अधिकारी का मजाक उड़ा रहा था। झूठ मत बोलो, हमारे पास लोगों को मारने का सबूत है। आपको कानून का डर नहीं है? तुमने मेरी आंखों के ठीक सामने एक अधिकारी को मार डाला। कानून इतना मजबूत नहीं है कि मैं उनसे डर जाऊं। मुझे वह कोर्ट पसंद नहीं है जिसके द्वारा वे जाते हैं। अधिकारी के लिए यह आत्मरक्षा थी। इन शब्दों में चार्ली ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। वह चुपचाप शब्दों को लेने के मूड में नहीं था। पकड़े जाने से पहले काय ने अपने अधीन काम करने वाले अधिकारी, अपने एक दोस्त की हत्या कर दी थी। बस ईमानदारी से उत्तर दें और यह आपके लिए कम दर्दनाक होगा, चार्ली ने काय के साथ तर्क करने की कोशिश करते हुए कहा। जैसा कि आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं, मैं और भी बहुत कुछ ले सकता हूँ। काय मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक भ्रूभंग दिखाई दिया। उसकी योजना में कभी भी पुलिस द्वारा पकड़ा जाना शामिल नहीं था, खासकर जब वह उन्हें अपने व्यवसाय से दूर रखने के लिए एक बड़ी राशि दे रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शहर में अचानक कोई बदलाव हो रहा है। एक बात बताओ अधिकारी, उसने अचानक अपनी आवाज में शांति के साथ कहा, क्या आप उस पुलिस बल पर भरोसा करते हैं जिसके साथ आप काम करते हैं? वह किस प्रकार का प्रश्न है? चार्ली ने रूखे स्वर में पूछा। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसा आप नहीं करते वैसा व्यवहार न करें। ये लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि वे कितना कमाते हैं? फिर भी वे शहर के उच्च अंत उपनगरों में रहते हैं, सबसे महंगे स्ट्रिप क्लबों में जाते हैं और शहर में सबसे अच्छी कारें प्राप्त करते हैं। उन्होंने विराम लिया। आपको ऐसा क्यों लगता है? विषय मत बदलो, हम यहाँ आपके बारे में बात कर रहे हैं। चार्ली की भौहें तन गईं। अब काय की बकवास सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए नहीं कि यह झूठ था, बल्कि इसलिए कि चार्ली खुद इससे जूझ रहे थे। लेकिन काय ने जारी रखा, आप जानते हैं कि शहर को नाइट सिटी क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह काला है, भ्रष्टाचार में रंगा हुआ है। उसने उसे घूरने से पहले कहा, मुझे बताओ अधिकारी, क्या आपने किसी ऐसी चीज में भाग लिया है जो नैतिक रूप से सही नहीं थी? चार्ली चुप खड़ा था, लेकिन काय ने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। उनमें उतार चढ़ाव अतीत की यादों के रूप में फिर से जाग उठे। अपने शब्दों का वांछित प्रभाव देखकर वह खुश हुआ। ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक बहुत दिलचस्प है, बस काफी है, चार्ली ने कहा और अचानक काय को अपने कॉलर से उठा लिया, उसे घूरते हुए जैसे वह उसे किसी भी समय दीवार पर पटक देगा। लेकिन काय ने फिर भी और बात करने का साहस किया। वह आखिरकार चार्ली के दिमाग में प्रवेश करने में कामयाब हो गया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश न करे। आपको अधिकार है, तब आप और मैं एक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप डर गए और उस रास्ते पर लौट आए जो आपने अपने लिए उपयुक्त समझा। लेकिन मैं चलता रहा। हा, क्या आपको अपने द्वारा चुने गए रास्ते पर पछतावा है? क्योंकि आपका जीवन बकवास का ढेर है। मैंने कहा, इसे रोको, चार्ली चिल्लाया और कमरे के बाहर के लोगों ने जल्दी से पूछताछ कक्ष में जाने की कोशिश की। डर गया कि कोई दुर्घटना हो जाएगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता अधिकारी, मैं शहर को उसकी सारी गंदगी से नष्ट कर दूंगा। इसमें आप और मैं दोनों शामिल हैं। यह तब था जब चार्ली ने उग्र आंखों से काय को दीवार के पीछे फेंक दिया। उसकी पीठ दीवार से चिपक गई क्योंकि तेज दर्द उस पर हावी हो गया। दृश्य को वहीं समाप्त होना था, लेकिन सेट पर कोई भी, जेवियर भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं हिला, क्योंकि दृश्य का अंतिम क्षण उनके लिए बहुत अप्रत्याशित था। मूल पटकथा में चार्ली द्वारा काय को दीवार पर पटकने का कोई दृश्य नहीं था, लेकिन यह अचानक हुआ था जिससे हर कोई दंग रह गया था। सी कट, कोई जाकर देखे कि क्या एडन ठीक है और डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही जेवियर अपना मुंह खोल पाया। दूसरी ओर एडन, जिसका विसर्जन अभी अभी समाप्त हुआ था, बहुत दर्द से गुजर रहा था, लेकिन उसके सामने सिस्टम इंटरफेस उसे ऐसा महसूस करा रहा था कि उसके प्रयास अंत में इसके लायक थे।
आपने पहली बार एक अभिनेता और एक चरित्र के बीच की सीमा को तोड़ा है, ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए बधाई। आपको कौशल चरित्र संबंध से सम्मानित किया गया है। एक विशेष इनाम दिया गया है। नकारात्मक भूमिकाएं निभाते हुए आपने अपने अभिनय कौशल में 20% की स्थायी वृद्धि प्राप्त की है। यह बढ़ावा एंटी हीरो पात्रों पर लागू नहीं होता है।